मैं कि वो 45 ट्रिलियन डॉलर जो बोलते हैं वो गया कहाँ? क्योंकि यूरोप तो इतने अमीर थे नहीं। अगर वो इतने अमीर थे तो हमारी तरफ क्यों आए? 14वीं 15वीं 16वीं सेंचुरीज में जब ये लोग हमारे पास आने शुरू हुए, अगर इतने अमीर होते तो वहीं रहते ना। अब सबसे बड़ा जोक बोलते हैं इंग्लिश के लिए, ब्रिटिश के लिए, कि भाई तुम्हारा खाना इतना ख़राब है, तुम 200 साल भारत में लेके गए, अपने खाने में थोड़ा नमक मिर्ची तो डाल लो यार। क्योंकि राजा अपना कुछ नहीं करता था, नथिंग। तो जब भी उसके मॉर्निंग का जो चीज़ें होती थी, उसके लिए जो आदमी होता था, दैट गाय वाज सो क्लोज टू द किंग कि भाई उससे आप बोल दो, वो दैट कॉन्सेप्ट ऑफ डीप स्टेट, कि वो बिहाइंड द गाय, जो पीछे मेन पार के पीछे कौन है। में 13-14 सेंचुरी में जब रेनेसांस हुआ, लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो क्रूअल्टी हम करते हैं, क्रूरता जो करते हैं, लोगों को जलाते हैं, काटते हैं, ये आज के बाद एक्सेप्ट नहीं होने वाली। और अगर हमको अपना राज आगे चलाना है, ये सब चीज़ें तरह दरवाजे के पीछे करनी शुरू करो। तो इनको 200-300 साल लगे कि अपने आप को, जो बोलते हैं ना, सिविल करने के लिए। आज जो ब्रिटिश बोलते हैं ना, वी आर सिविल पीपल, वो अपने आप को सिविल करने के लिए, ये सब चीज़ें छुपाने के लिए इनको 200-300 साल लग गए थे। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, इनकी क्या हालत है आपने देखा ही है। ये वही सिखाते हैं, यू गाइज आर ऑल दिस थिंग, वी नो व्हाट इज हैपनिंग। हमको पता है दुनिया कैसे चलती है। आपको अगर सीखना है तो यहीं पे आके सीखेंगे, नहीं तो कोई और आपको सिखा नहीं सकता। ये चीज़ है, कौन लेफ्ट विंग है, कौन सेंटर विंग है, कौन अप विंग है, कौन डाउन विंग है, कौन डिसाइड करता है सर? अब कोई मोदी साहब को राइट विंग बोलता है, हम तो यार चाहते हैं मोदी साहब राइट विंग हो, थोड़ा डंडा निकालें यार बाहर। वो तो डंडा ही नहीं निकालते। मेरे हिसाब से तो ही सेंटर लेफ्ट, लिटिल बिट लीनिंग, यू नो, विच इज़ द आइडियल प्लेस टू बी, सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट, आइडियल। बट उनको बोलते हैं क्या, हिंदू नेशनलिस्ट राइट विंग गवर्नमेंट। तो ये जो सोसाइटी की डिवीजन आपने करी, ये भी आपने कर दिया भाई, ये ब्लैक है, ये वाइट है, ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, ये जू है, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं बन सकता जब तक वो जो डीप स्टेट की गंदी दुनिया है उसको अप्रूव नहीं करती है। और वो गंदी दुनिया कौन है सर? दो एंटिटीज़ हैं। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस, जो एक थिंक टैंक है, ठीक है जी, ओपन में है, जयशंकर जी जाके उनके साथ बात करके आए थे। और इंग्लैंड में है चैटम हाउस, जहाँ पर हमारे प्रिंस साहब जाके लेक्चर दे के आए थे, ठीक है। तो ये दो स्ट्रक्चर्स हैं, और चैटम हाउस पुराना है। तो एक फ्रीडम मिल चुकी है, जो आपके भारत का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ट्रांसफर ऑफ पावर बोलते हैं ना सर इसको। 47, ठीक है, इट्स अ वेरी क्लियर थिंग। 1968 तक ब्रिटिश इंटेलिजेंस का ऑफिस था दिल्ली में, कनॉट प्लेस में। क्या कर रहा था वो यहाँ पर? 73 में सो कॉल्ड जो अमेरिकन इंडिपेंडेंस हुई, जिस बंदों ने आधों ने साइन करा है, 50-60 लोगों ने, उसमें से आधे तो स्लेव ट्रेडर्स थे। आधे स्लेव ट्रेडर्स हैं। और फिर उन्होंने जो है वो स्लेव ट्रेड उसको लीगलाइज किया। जो स्लेव जो थे, पहले जो इनका पूरा नैरेटिव हुआ करता था वो ये हुआ करता था कि जो नॉन क्रिश्चियंस हैं, दे आर सब ह्यूमन्स, सो दे कैन बी एनस्लेव्ड। बाद में उसमें वो रेस थियरी लिया है। करते हो आप, काम नहीं करते हो, कैसे चलेगा ऐसे? आपके तो कोई राइट ही नहीं है, आपने तो ज़िंदगी नहीं जी। आप क्या बोल रहे हैं? हमारी जो दादी, हमारी जो नानियाँ हैं, हमारी जो परनानियाँ हैं, उन्होंने ज़िंदगी नहीं जी। पुराने ज़माने में हमारे पंजाबी गाँव के अंदर अगर दादी नानी कुछ बोल देना, लोगों के टांगे कांपनी शुरू हो जाती थी वहाँ पर। दैट्स द काइंड ऑफ कंट्रोल दे हैड। इवन आप कश्मीर में देखिए, ऑपरेशन माँ, आपने उंगली करी उसको बार बार से, आप करी जा रहे हो उसको, भाई नहीं ये वो। 17 दिसंबर को 2021 को रशिया ने बड़ा क्लियरली बोला, देखो भाई ऐसा है, ये जो तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो ना, स्टॉप दिस, हियर इज़ अ न्यू सिक्योरिटीज फ्रेमवर्क फॉर यूरोप, आ जाओ बात करते हैं। बाइडन मिला उसे, नहीं वी विल टॉक, वी विल दिस, वी विल दैट, एंड में कुछ नहीं। एंड यू ड्रू हिम इनटू अ वॉर। ठीक है, समझ में आता है, यू ड्रू पीपल इनटू अ वॉर, दैट्स फाइन, ओके। My honor to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते। जीडी पॉडकास्ट के इस संस्करण में आपका स्वागत है। और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं आदि अचिंत। आपका स्वागत है आदि जी, कैसे हैं आप? नमस्ते सर, जय हिंद, जय भारत, एकदम बढ़िया। आपके साथ हमने एक ग्लोबल डीप स्टेट पर एक टॉक किया था, और
वो जिसको हम कहते हैं उसको बहुत अधिक क्रिटिकल एक्लेम मिली थी। लेकिन कई लोग हमसे कहते हैं कि साहब इसको थोड़ा सा सिंपल करके समझाइए कि भाई ये जो आप कहते रहते हैं कि ये ग्लोबल डीप स्टेट है, ये अलग से चलती है और अमेरिका इसको हेड करता है, तो ये जो अमेरिकन डेमोक्रेसी है ये वाकई डेमोक्रेसी है क्या? तो अगर ये डेमोक्रेसी है तो डीप स्टेट नहीं हो सकती, अगर डीप स्टेट है तो डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। तो ये क्या कन्फ्यूजन है? ये ग्लोबल डीप स्टेट क्या है, कैसे है, कहाँ से चली, कैसे, थोड़ा सा हमारी आम ऑडियंस के लिए समझाएं। चलिए सर शुरू करते हैं। देखिए सर, सबसे पहला सवाल जो उस टाइम पे भी मैंने बोला था और इस बार भी पूछूंगा मैं कि वो 45 ट्रिलियन डॉलर जो बोलते हैं वो गया कहाँ? क्योंकि यूरोप तो इतने अमीर थे नहीं। अगर वो इतने अमीर थे तो हमारी तरफ क्यों आए? 14वीं 15वीं 16वीं सेंचुरी में जब ये लोग हमारे पास आने शुरू हुए, अगर इतने अमीर होते तो वहीं रहते ना। अब सबसे बड़ा जोक बोलते हैं इंग्लिश के लिए, ब्रिटिश के लिए, कि भाई तुम्हारा खाना इतना ख़राब है, तुम 200 साल भारत में लेके गए, अपने खाने में थोड़ा नमक मिर्ची तो डाल लो यार। गए तो स्पाइस के लिए थे, बॉइल्ड खाना खाते हो यार, कुछ तो डाल लो उसके अंदर। सो ब्रिटिश फूड इज लाइक दैट। देखिए सर, 45 ट्रिलियन डॉलर एक सेगमेंट है उस चीज़ का। शुरू से अगर आप देखिए, जो पुरानी एक जो फर्स्ट सेंचुरी जब जीसस क्राइस्ट का ये सब चीज़ें आई थी, उससे जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था वो रोमन कैथलिक चर्च था। और चर्च एक टाइम पे बहुत स्ट्रांग होता था, दे कुड डील विद एवरीथिंग। किसी लेडी को बोलते यू आर विच, उसको उठा के भरे चौराहे में जला देते थे। किसी बंदे को बोलते थे यू आर अ सर्पेंट और व्हाटएवर, एंड उसको उल्टा टांग देते थे। सो द चर्च हैड अ लॉट ऑफ कंट्रोल। एंड अभी एक टाइम वो जो रेनेसांस आया, ये सब आया, उसको पीरियड को डार्क एजेस भी कहते हैं। डार्क एजेस कहते थे। तो ये जब रेनेसांस आया, लोगों को पता चला यार ये जो हम गंदे काम करते हैं, अगर ये हम खुले में करेंगे तो लोग हमको फॉलो नहीं करेंगे। ऑल दिस नीड्स टू गो डीप अंडरग्राउंड, ये अंदर जाना चाहिए, और ये जो खुले में चीज़ें होती हैं ये नहीं होनी चाहिए। वहाँ से एक स्ट्रक्चर पैदा हुआ जो शैडोज़ में रहता था। अब आप इसके बाद देखिए, कोई सोसाइटी बनी हुई है, फ्री मेसन सोसाइटी है, ये है वो है, ये सब उन चीज़ों के पार्ट्स थे जो इनकी भाषा आगे बोलते थे। आज वो फ्री मेसन सोसाइटी नहीं है, आज वो कॉर्पोरेट्स हैं जो ESG स्कोर उनकी भाषा बोलते हैं, वो अलग चीज़ है। तो स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हुआ है। इल्यूमिनाटी क्या है सर? वही है ना, इल्यूमिनाटी बोलते हैं, जो क्लब ऑफ रोम जिसको बोलते हैं। एक जो ग्रुप है 300 लोगों का दुनिया के अंदर, और काफ़ी लोग बोलते हैं हमारे भी भारत में 3-4 बंदे हैं उसके अंदर। आप उसकी लिस्ट तो ऑनलाइन है, आप देख सकते हैं। वो तो देखते हैं ना कि हमारे जैसे टाटा वाले हैं, जी जी जी, ये महिंद्रा हमेशा से ये जो आप इस डीप स्टेट के जो एलिमेंट्स हैं उसमें उसके राउंड टेबल पे, हाई टेबल पे बैठते रहे जी। तो आप जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो तो वो अपने आप आपको खींच लेते हैं अंदर कि भाई आप इधर आओ, आप ज़रा लेट्स टॉक। वो आपको इनिशिएट करेंगे कि देखो वी आर डूइंग, दुनिया के लिए अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग पॉवर्टी एलिवेशन कर रहे हैं। एक बार ये आप पे हुक लग गया, आपके ऊपर एक लेवरेज बन गया, फिर आप निकल नहीं सकते वहाँ पर, तो आप फिर पार्ट बन जाते हो उसका। जो ये 300 लोग हैं क्लब ऑफ रोम जिसको बोलते हैं, जो एक्चुअली बोलते हैं लोग की दुनिया चलाते हैं, उनके ऊपर भी एक एंटिटी थी पुरानी, जो दुनिया की सबसे बड़ी फैमिलीज़ थी। रॉथशाइल्ड, रॉकफेलर, ये वो काफ़ी सारी फैमिलीज़ हैं। ये जो फैमिलीज़ थी सर, ये कौन थे? ये एरिस्टोक्रेट्स थे, ये राजा नहीं थे। ये वो लोग थे जो राजा लोग यूज़ करते थे अपना गंदे काम कराने के लिए, या जो लोग राजा को चलाया करते थे। ठीक है। अब मैं बताऊं आपको, इंग्लैंड के अंदर थोड़ी सी ख़राब बात है, बट इंग्लैंड के अंदर राजा का जो सबसे क्लोज आदमी होता था, वो पता है कौन होता था सर? क्योंकि राजा था, वो अपने काम कुछ भी नहीं करता था, अपने को नहलाता नहीं था, धुलाता नहीं था, कुछ भी नहीं करता था। तो जो बंदा उसको मॉर्निंग चोर्स में हेल्प करता था, वो इंग्लैंड का सबसे पावरफुल आदमी होता था, ठीक है। क्योंकि राजा अपना कुछ नहीं करता था, नथिंग। तो जब भी उसके मॉर्निंग का जो चीज़ें होती थी, उसके लिए जो आदमी होता था, दैट गाय वाज सो क्लोज टू द किंग कि भाई उससे आप बोल दो, वो दैट कॉन्सेप्ट ऑफ डीप स्टेट, कि वो बिहाइंड द गाय, जो पीछे, मेन पावर के पीछे कौन है। आज भी जैसे बोलते हैं ना, काफ़ी लोग बोलते हैं मोदी के पीछे शाह है, तो कई लोग बोलेंगे वो शाह इज द डीप स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो मर्जी बोल लो, कोई बात नहीं। तो ये जो 14-15 सेंचुरी में, 13-14 सेंचुरी में जब रेनेसांस हुआ, लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो
क्रूअल्टी हम करते हैं, क्रूरता जो करते हैं, लोगों को जलाते हैं, काटते हैं, ये आज के बाद एक्सेप्ट नहीं होने वाली। और अगर हमको अपना राज आगे चलाना है, ये सब चीज़ें तरह दरवाजे के पीछे करनी शुरू करो। तो इनको 200-300 साल लगे कि अपने आप को जो बोलते हैं ना सिविल करने के लिए। आज जो ब्रिटिश बोलते हैं ना वी आर सिविल पीपल, वो अपने आप को सिविल करने के लिए, ये सब चीज़ें छुपाने के लिए इनको 200-300 साल लग गए थे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो पूरा परिवर्तन आया जब ये चर्च का यहाँ पर हुआ, तो हम जानते हैं कि चर्च की जो फिलॉसफी है, क्योंकि चर्च जो है अपने अलावा जितने भी लोग हैं उनकी अदरिंग करता है, और उनकी अदरिंग करके उनको लेस देन ह्यूमन ट्रीट करता है। उनकी कोई उसके लिए वजूद नहीं है, कोई उनकी इंडिविजुअलिटी नहीं है, कोई शख्सियत नहीं है उसके लिए, और उनका एक्सप्लॉयटेशन करना, डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी जैसे डॉक्ट्रिन्स लाना, ये इस तरह का पूरी तरह से जो भी हम आजकल देखते हैं, और इस्लाम को लोग बहुत कहते हैं कि साहब बड़ा क्रूर और सैवेज और क्या क्या है, ये सारे काम चर्च ने किए हुए हैं। चेंज नहीं हुआ ना सर। प्रॉब्लम क्या था, देखिए जो पुराने रिलीजन्स के अंदर, स्पेशली ये जो मिडल ईस्ट वाले रिलीजन्स हैं, जूडाइज़म के तोरा पड़ी है उसके अंदर, तो बोलते हैं भाई आइडल वर्शिपर्स शुड बी किल्ड। बट अगर आज किसी जू को आप पूछिए कि आप आइडल वर्शिपर्स को मारेंगे, बोलते नहीं। तो पूछें भाई आपके तोरा में लिखा, कहता तोरा में ज़रूर लिखा होगा, लेकिन वो उस टाइम की बात थी यार, हमारा रिलीजन इवॉल्व हुआ है उसके बाद। इस्लाम में क्या प्रॉब्लम हुआ सर, और ये चीज़ मैंने तारिक फ़तेह साहब से सीखी कि जो 600 साल तुर्कियों ने आके राज करा यहाँ पर, किसी ने लिखना पढ़ना छोड़ दिया। तो जो 600 साल की डेवलपमेंट थी, बाकी सब दुनिया जो आगे निकली, जो गंदे काम छुपाए, वो ये छुपा नहीं पाए। तो आज वो जो दिख रहे हैं आपको, वो 13th सेंचुरी वाली चीज़ें आपको आज खुले में दिखती हैं। इनको और 600 साल लगेंगे टू कम टू अ पॉइंट जहाँ पर आज हमारे रिलीजन्स नॉर्मल जो दुनिया में क्रिश्चियनिटी, जूडाइज़म है, क्योंकि ये इवॉल्व नहीं हुए हैं, लोगों क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आई है इनके अंदर। जो आज एक एक्स मुस्लिम मूवमेंट है जिसके बारे में आपसे पूछ रहा था, ये क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग है मेरे हिसाब से। लोग क्वेश्चन करना शुरू हो रहे हैं इन चीज़ों को, ताकि कुछ चेंज हो। एक नया सेक्ट निकला है, आई डोंट नो हाउ मच दैट थिंग इज स्ट्रॉन्ग, इज कॉल्ड द मॉडरेट मुस्लिम, द एक्चुअल मॉडरेट मुस्लिम। ठीक है, एक्चुअल वन, नॉट द फेक वन। वैसे तो मेरा इसमें ओपिनियन दूसरा है। हाँ, बट कई थोड़े बहुत हैं। You can't be moderate and you can't be a Muslim together. ठीक है, तो ये थॉट प्रोसेस चेंज करने की बात है सर। सो इन लोगों ने, डीप स्टेट ने ये सोचा कि यार अगर हम ये उल्टे काम करेंगे, लोगों को जलाएंगे, पकड़ में डालना है, ये करना है, वो ये चलेगा नहीं। पीपल आर नॉट एक्सेप्टेड, क्योंकि लोग बोलते हैं यार क्या कर रहे हो आप, ये हम आपको बोलते हैं भाई आप तो चर्च हो, हम आपकी पूजा करते हैं, पीछे आप ये कर रहे होते हो, हाउ वी सपोज टू रिस्पेक्ट यू। तो उन्होंने अपने आप को ना ऊपरी तरफ से साफ किया। अब जो लॉजिक है उसमें बोलते हैं जो रोमन एम्पायर था वो कन्वर्ट हुआ चर्च के अंदर। रोमन एम्पायर जाके लोगों को कॉन्कर करता था, मारता था, काटता था, ये करता था, वो करता था, वो सब छुपा के द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द चर्च वॉज पुट अक्रॉस कि भाई ये देखो, वी आर गुड पीपल, वी वॉन्ट टू हेल्प यू, वी वॉन्ट टू डू दिस। एंड ऐसी बात नहीं है सर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर कई जगह हैं जहाँ पर चर्च ने अच्छा काम भी किया है, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। एजुकेशन के हिसाब से, हॉस्पिटल्स के हिसाब से, दे हैव डन सम गुड वर्क। तो यू कांट जस्ट से ये सारे गधे हैं, कुछ तो किया है। बट उनका जो मोटिव है इज द कंट्रोल ऑफ द माइंड। दे वॉन्ट कि भाई जो पहले हम डंडा मार के करते थे आपको, अब आप अपने आप ही, आपको इस तरह से गिल्टी फील किया जाए कि आप अपने आप ही हमारी तरफ आ जाए। सो दिस इज द रोमन कैथलिक, द रोमन एम्पायर बिकेम द चर्च। एंड जो अरिस्टोक्रेसी थी, जो राजा महाराजा थे, ये थे, वो थे, दे कन्वर्टेड टू द बैंक, द सिटी कॉर्पोरेशन ऑफ लंदन। तो ये दो एंटिटीज़ हैं जिनको डीप स्टेट का एक पार्ट माना जाता है। दे रन द डीप स्टेट। ऑपरेशनल मैनेजर होते हैं ना, जैसे एक तो जीएम साहब होते हैं बड़े, जो किसी भी फैक्ट्री में ये वो जनरल मैनेजर होते हैं। उसके बाद ऑपरेशनल लाइन मैनेजर्स होते हैं, ये लाइन मैनेजर्स हैं। जीएम साहब कौन है? वही 13, 14, 15 फैमिलीज, और आज जो घुस गए हैं उसके अंदर कॉर्पोरेट्स, क्योंकि वो 14-15 फैमिलीज के पैसे थोड़े कम हो गए, इतने साल से खर्चा कर रहे हैं, काम कुम तो करते नहीं। हाँ, ये लोग अभी उसके अंदर आ गए, इन्होंने अपनी जगह बना ली है कि भाई मेरे पैसे ना तेरे जितने ही हैं, जरा ये कुर्सी यहाँ पर हटा, मेरी कुर्सी डाल यहाँ पर। तो बिल गेट्स भी डीप स्टेट हो गया। दूसरी चीज़, ये जो अरिस्टोक्रेट्स है, ये बड़ी बड़ी फैमिली, इन्होंने देखा यार दुनिया में ये माइक्रोसॉफ्ट वाला ये बात करते हैं आपस में, नेटवर्क बनता है इधर पे,
ये एप्पल वाला है, ये कुछ बात करता है, ये वाला है, ये कुछ बात कर, इनको जरा इधर लेके इधर कम, वी विल इनिशिएट यू। तो दे गेट देम इनसाइड सो दैट दे कैन कंट्रोल द माइंड। पहले वो आपके ऊपर तलवार चलाते थे सर, आज तलवार बंदे पे कम चलती है, दिमाग पे ज़्यादा चलती है। तो जो डीप स्टेट का एक कॉन्सेप्ट है सर, इज टू कंट्रोल द माइंड्स ऑफ द पीपल। अगर आप वेस्ट में देखें, आज सबसे ज़्यादा वैक्सीन के ऊपर झगड़ा होता है कि वैक्सीन से देखो हमारी क्या हालत करी है। भारत में ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज भारत में तो एक्चुअली वैक्सीन हेल्प करा हमको, बट वहाँ पर आप फाइजर का आपको पता ही है क्या क्या रिपोर्ट निकल रही है कि भाई इसको तो टेस्ट भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था। तो ये जो डीप स्टेट है, इन्होंने दिमाग में डाला हुआ था लोगों के कि साहब अगर आप ये नहीं करोगे तो मर जाओगे। दे वॉन्टेड टू कंट्रोल द माइंड। तो वो जो कहानी चली है सर, उसके अभी काफ़ी सारे भाग हैं, ठीक है। वो डीप स्टेट के काफ़ी भाग हैं। एक है नेटो। नेटो क्या है? मिलिट्री विंग है उसका। तो जो बंदा इधर से उधर जाता है वो उसको जाके टक मारते हैं सिर पे उसके। गद्दाफी को क्यों मारा? गद्दाफी बोलता था मेरे को डॉलर मत दो, मुझे आप पेट्रोल ऐसी ले लो लोकल करेंसी में, उड़ा दिया उसको। सद्दाम हुसैन ने बात करी थी यूनाइटेड अरेबिया की, उससे पहले गमाल अब्दुल नासर भी था, उसने भी यूनाइटेड अरेबिया की बात करी, टंग 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 आउट। तो कोई भी जो नैरेटिव से इधर उधर जाता है उसके पीछे बढ़ जाते हैं हम लोग। तभी आप देखते हैं भारत के ऊपर अटैक पे अटैक आते हैं, अटैक पे अटैक आते हैं, अटैक पे अटैक आते हैं। तो वो लेवल बढ़ा रहे हैं और उनके लेवल में वो बढ़ता है जितना। अभी अगर मोदी साहब एक वो कदम टेढ़ा मेढ़ा ले लेंगे तो वो भी सेम जो चीज़ उनके साथ हुई थी, इनके दिमाग में मोदी साहब इज जस्ट ऑल्सो एक्सपेंडेबल। कि साहब हमने तो इतने लोगों को मारा, तुम कौन सी खेत की मूली हो, हटो यहाँ से। मैंने अपने प्रेसिडेंट को मार दिया यार यूएसए में, कैनेडी को मार दिया क्योंकि वो कुछ इधर बोल रहा था उधर बोल रहा था, बट चल भाग यहाँ से, उसको उड़ा दिया। आज तो बोलते हैं खुले में कि सीआईए ने मारा उसको, एंड इट्स कॉमन नॉलेज। हाँ जी सीआईए ने मारा था, वो ठीक है, उसको मारा, उसके भाई को मारा, उसके कजन को मारा। आज वो जो एक और खड़ा हुआ वो कहता भाई मेरे को भी मारने वाले हैं। कैनेडी नाम होना यूएसए में इतनी बुरी हालत है। ऐसे कैनेडी के पास ऐसे क्या सीक्रेट थे इनके जो कैनेडी सर ही ओपनड अप बुक्स, उसने देखी चीज़ें सीआईए में क्या क्या होती थी। ही सॉ दैट बे ऑफ पिग्स जब उसके साथ हुआ, जब सीआईए ने बोला कि साहब डोंट वरी साहब, वी विल हैंडल इट साहब, डोंट वरी यू विल बी ऑलराइट, तो उसने देखा यार ये हो क्या रहा है। फिर जब उसने सीआईए डायरेक्टर को हटाया, फिर जब चीज़ें बाहर निकली, ही केम टू नो व्हाट इज हैपनिंग। उसका भाई था ना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, दे रियलाइज्ड बोथ द ब्रदर्स, यार ये क्या है, व्हाट यू गाइस डूइंग। एंड वो तो सर वॉर हीरो था जॉन एफ कैनेडी, कोई 22-25 दिन बेचारा पैसिफिक ओशन में तैर रहा था। उसकी वो शिप थी, उसको उड़ा दिया था जापानीज ने, एक छोटी सी डिंगी में 22-25 दिन रहा वो। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एक कोकोनट के शेल के ऊपर उसने लिख के भेजा था अपने दिस थिंग कि भाई मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे को उठाओ यहाँ से। ही वॉज रेस्क्यूड आफ्टर दैट लॉन्ग। तो जो डीप स्टेट ने एक चीज़ देखी है कि भाई वी हैव टू चेंज आवर वेज, थोड़ा सा ना पॉलिटिकली एक्टिव होना पड़ेगा ना। पॉलिटिकली एक्टिव उसी चीज़ के पर्पस है कि दिमाग कंट्रोल करना है लोगों का। उसके लिए क्या डाला आपने? उसके लिए डाला आपने वेस्टर्न स्टाइल्ड एजुकेशन, ठीक है जी। एक आ गया आपका एजुकेशन, जहाँ आपने देखा हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, इनकी क्या हालत है आपने देखा ही है। ये वही सिखाते हैं, यू गाइज आर ऑल दिस थिंग, वी नो व्हाट इज हैपनिंग। हमको पता है दुनिया कैसे चलती है। आपको अगर सीखना है तो यहीं पे आके सीखेंगे, नहीं तो कोई और आपको सिखा नहीं सकता ये चीज़। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बोली कि देखो साहब, एक तो एजुकेशन हो गया, दूसरा इन्होंने कंट्रोल करा फाइनेंस को। फाइनेंस को कैसे? डॉलर चारों तरफ एंड कॉर्पोरेशन ऑफ लंदन। तो भाई आपने कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंट कर दिया, कंट्रीज़ ने पैसा बनाना शुरू करा, वही कंट्रीज, अच्छा यू मेड मनी, वी हैव दीज बैंक्स, प्लीज यूज देम। तो पहले तो आपने उनको कंट्रोल कर रखा था, फिर आपने उनको छोड़ दिया, फिर उन्होंने उनको बोला कि आपकी जो पैसे हैं ना वो आप इधर पे ले आओ। सो दे कंट्रोल्ड मनी। एजुकेशन हो गया, मनी हो गया। पॉलिटिक्स में भी देख लीजिए सर, कौन राइट विंग है, कौन लेफ्ट विंग है, कौन सेंटर विंग है, कौन अप विंग है, कौन डाउन विंग है, कौन डिसाइड करता है सर? अब कोई मोदी साहब को राइट विंग बोलता है, हम तो यार चाहते हैं मोदी साहब राइट विंग हो, थोड़ा डंडा निकालें यार बाहर, वो तो डंडा ही नहीं निकालते। मेरे हिसाब से तो ही सेंटर लेफ्ट लिटिल बिट लीनिंग, यू नो, विच इज़ द आइडियल प्लेस टू बी, सेंटर लेफ्ट सेंटर राइट आइडियल। बट उनको बोलते हैं क्या? हिंदू नेशनलिस्ट राइट विंग गवर्नमेंट। तो ये जो सोसाइटी की डिवीजन आपने करी,
ये भी आपने कर दिया भाई, ये ब्लैक है, ये वाइट है, ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, ये जू है, ये उसके अंदर आपने निकाला कि भाई सोसाइटी में सिर्फ दो तरह के लोग हो सकते हैं, एक जो लोगों को दबाता है और एक जो दबता है। ये सब चीज़ें क्यों करी जाती हैं? दिमाग को कंट्रोल करने के लिए। अगेन तो एजुकेशन हो गया, आपने उसके पैसे पकड़ लिए, उसके बाद आपने पूरा स्ट्रक्चर पकड़ के रखा हुआ है। फाइनल थिंग हेल्थ केयर में भी देख लीजिए, पूरा माफिया है लिटरली इन द हेल्थ केयर। आप अभी हॉस्पिटल में जाइए, एक हॉस्पिटल में बोलेंगे भाई जी आपकी टांग काटनी पड़ेगी, दूसरे हॉस्पिटल में बोले ये कुछ भी नहीं है यार, जाओ, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दे वांट यू टू गेट हुक्ड ऑन टू मेडिसिन। कई मेडिसिन का साइड इफेक्ट जो मेन बीमारी से इतना खराब होता है कि लोग बोलते हैं यार ये साइड इफेक्ट ना हो, मेन बीमारी ठीक थी। तो आपको हेल्थ में भी पकड़ के रखते हैं वो, हर एंगल से दे आर वांटिंग टू कंट्रोल यू। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डीप स्टेट। कहीं ना कहीं से आपको पकड़ के कंट्रोल करेंगे। आज अगर आप ट्विटर को देख लीजिए, जैसे ट्विटर खुला हुआ है, आराम से लोग बात कर सकते हैं, कोई गाली वाली भी दे देते हैं वहाँ पर। तो आजकल लोग, पहले आप किसी को फूल बुला लो तो ब्लॉक हो जाते थे, एफ लिखते थे लोग, उसके बाद जीरो लिखते थे, फिर एल लिखते थे, फूल। आजकल तो ऐसे ही लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है वो कंट्रोल का एक टूटा है वहाँ से। उसके बाद इन्होंने निकाला सोशल मीडिया। इन्होंने बोला यार अब ठीक है, कम्युनिकेशन तो होना चाहिए, सोशल मीडिया निकालते हैं ताकि हम लोगों को एक जो हम चाहें वो दिखा सकें। यूक्रेन वॉर के अंदर आपने एक चीज देखी कि किसी ने, जिस बंदे ने यूक्रेन के अगेंस्ट में कुछ बोला शुरू में, उसको बैन कर दिया वहीं पर ही। मुझे तो यूट्यूब ने उड़ा दिया था ऐसे एक बार, बाद में अपील में रिस्टोर हुआ। ठीक है, वो तो बैन कर देंगे आपको। दैट वाज कि भाई आप सोचोगे जो हम बोलेंगे, आप सीखोगे जो हम बोलेंगे, आप अपना पैसा जहाँ डालोगे जो हम बोलेंगे, आप इलाज कराओगे जहाँ हम बोलेंगे, तो आपका आयुर्वेदा जो 3000 साल, 5000, 10,000 साल से चल रहा है, क्या है ये घास फूस खाते रहे, इट्स नॉट इफेक्टिव। जर्मनी की अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन जो जर्मन्स ने 300 साल खाई सर, 300 साल खाई उन लोगों ने, कुछ नहीं हुआ उनको। आज कहते हैं फेक है, मीठी गोलियां खिलाते हो लोगों, बिकॉज होम्योपैथी से पैसे नहीं बनते। सिंपल एज दैट। तो पूरी तरह से सोसाइटी को एक कंट्रोल करके रखना। एंड इसके ऊपर मैं आपको सही में चीज बताऊं, CIA के एक्सपेरिमेंट्स होते थे सर, ब्रेन कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स। देवर कॉल्ड, एक कोड नेम है जिसको बोलते हैं MK अल्ट्रा। इन लोगों ने लोगों को LSD देते थे, कोकेन देते थे, ब्रॉथल्स खोल रखे थे सर न्यूयॉर्क के अंदर, जहां पर एक बंदे को LSD देके उसके बाद वो प्रोस्टिट्यूट के साथ डाल देते थे कि ये करता क्या है, उसके बाद उसके बारे में स्टडी करते थे लोग। डिप्रेविटी देखिए लोगों की, कि दिमाग को किस तरह से कंट्रोल करना है। टू अ पॉइंट ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स होते थे सर। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। 1953 में एक 49 में या 53 में 49 में एक हुआ था, रॉसवेल इंसिडेंट बोलते हैं जिसको, जहां पर कहते हैं एरिया 51 में आके एलियंस गिरे थे, एक क्रैश हुआ था। एक्चुअली में पता है क्या है सर, वो एक सोवियत यूनियन का क्राफ्ट था, गोल। उसके अंदर सोवियत यूनियन ने ये जो इनके प्रिजनर्स थे जर्मन, उनका मुंह माँ काट कूट के ऑपरेशन करके उसको उसके अंदर बिठा दिया और वहां फेंक दिया था इन लोगों ने, टू पुट अ स्केयर इन द अमेरिकन पीपल की देखो हमारी टेक्नोलॉजी कितनी आगे है। अमेरिकन ने क्राफ्ट खोला, यार ये क्या है, उसमें से ये बंदे निकले जो एंड में मर गए बेचारे, इतनी बुरी हालत थी उनकी। लेकिन वो बोले यार ये क्या है, ये तो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। वही ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स का हम भी करते हैं। दुनिया जब बटी सर 50-60s के अंदर बटी, जो मार्क्सिज्म और रेगुलर पीपल जिसको बोलते थे, उन दो विभागों में बटी। बट जो पुरानी दुनिया कंट्रोल करता था वॉज अ सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट स्ट्रक्चर। मार्क्स तो अभी आया है 200-300 साल पहले, बट शुरू में अगर देखिए वो पावर इज विद द फ्यू पीपल, बाकी सब आप सर्वेंट्स हो। तो वो स्ट्रक्चर वही था। ये जो कैपिटलिज्म का गेम आया, पैसा बनाने का गेम आया, वॉज अनदर ऑफ शूट ऑफ दैट, कि ठीक है वी नीड मनी ऑल्सो, तो आप लोग जरा पैसे बना लो, आइडियोलॉजी वही रहेगी, पैसे आप बना लो, कोई बात नहीं। वो प्रोटेस्टेंट एथिक आ गया, जब वो रेनेसांस हुआ तो उसमें प्रोटेस्टेंट एथिक आ गया। प्रोटेस्टेंट एथिक में ये था कि भाई सैल्वेशन यू विल गेट इन द नेक्स्ट लाइफ, बट
यू कैन फॉलो योर कॉलिंग। तो वो जो कॉलिंग का प्रिंसिपल आया वो प्रोटेस्टेंट एथिक्स से, तो उससे फिर कैपिटलिज्म आया। एग्जैक्टली तो इन्होंने क्या बोला कि यार अगर हम सारा टाइम आइडियोलॉजी करेंगे तो खाना कहाँ से खाएंगे, तो यार एक ना थोड़ा सा एक अलग सेगमेंट बनाओ, वो पैसे बनाएंगे, उनको भी हम कंट्रोल करेंगे, उनको भी थोड़ा छोड़ दो, लेट देम ग्रो, लेट देम डू स्टफ एंड देन विल कंट्रोल देम अगेन। हमारी बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे। तो इन्होंने कैपिटलिस्ट छोड़े और इन्होंने एक, अगर आप अमेरिका की तरफ देखें, इनको क्या बोलते थे अमेरिका को सर, द न्यू वर्ल्ड, राइट, इट वॉज कॉल्ड द न्यू वर्ल्ड। वाई वॉज इट द न्यू वर्ल्ड? अमेरिका क्यों चूज किया गया सर? ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं चूज किया गया? अफ्रीका क्यों नहीं चूज किया गया जहां पर रिसोर्सेज ही रिसोर्सेज भरे हुए हैं? अमेरिका इसलिए चूज किया गया बिकॉज अमेरिका एक अलग जगह थी, किसी चीज से कनेक्टेड नहीं था, इट वॉज एन आइलैंड ऑफ इट्स ओन। तो पुराने आप बुक्स पढ़िए, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अमेरिका के बारे में लोग बोलते थे दैट इट्स अ प्लैनेट ऑफ इट्स ओन बिकॉज देयर इज नो कनेक्ट। तो इन्होंने नया जो दुनिया बनाई जहां पर पैसे बनेंगे, ये होगा, वो था अमेरिका। एंड दिस कंटिन्यू। अभी भी देख लीजिए अमेरिका और जो ओल्ड एस्टैब्लिशमेंट है, फॉरेन पॉलिसी में कोई भी स्टेट डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं बन सकता जब तक वो जो डीप स्टेट की गंदी दुनिया है उसको अप्रूव नहीं करती है। और वो गंदी दुनिया कौन है सर? दो एंटिटीज़ हैं, काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस जो एक थिंक टैंक है, ठीक है जी, ओपन में है, जयशंकर जी जाके उनके साथ बात करके आए थे, और इंग्लैंड में है चैटम हाउस जहाँ पर हमारे प्रिंस साहब जाके लेक्चर दे के आए थे, ठीक है। तो ये दो स्ट्रक्चर्स हैं और चैटम हाउस पुराना है। तो चैटम हाउस ने बोला यार अभी वो न्यू वर्ल्ड है, वहाँ पर कुछ बनाना पड़ेगा, तो वहाँ पर एक उनके लिए चलो भी तुम एक बना लो। पैसा वहाँ था, दिमाग यहाँ था। दिमाग यूरोप में से और ये जो ब्रिटिश आइल्स में से बाहर नहीं निकला है। इट स्टिल रिमेन्स देयर इन दैट 1 स्क्वायर किलोमीटर इन द सेंटर ऑफ लंडन, सिटी ऑफ लंडन। ये वहीं पर ही बैठे हुए हैं। दर्शकों से बता दें कि ये जो सिटी ऑफ लंदन है वो लंदन मेट्रोपॉलिटन काउंसिल नहीं है, ये अलग है। 1 स्क्वायर किलोमीटर, सिटी ऑफ लंदन, सेपरेट फ्रॉम द मेट्रोपोलिस ऑफ लंदन। आपको ये जान के हैरानी होगी सर, इसके अंदर क्वीन और किंग को अगर जाना हो ना, तो उसके जो लॉर्ड मेयर होता है लंदन, सिटी ऑफ लंदन का, उससे परमिशन लेनी पड़ती है। और लॉर्ड मेयर सादिक खान नहीं है। सादिक खान पता है क्या चलाता है सर? ट्रेन, बस, इलेक्ट्रिसिटी, ये उसका काम है। जो सिटी ऑफ लंदन का लॉर्ड मेयर होता है ना सर, वो बहुत बड़ा आदमी होता है। ही इज द गाय हु कंट्रोल्स ऑल दिस, ठीक है। इनको ये पूरा एक मैनेजमेंट स्ट्रक्चर दिया होता है, वो पूरा चलाते हैं। ये एकेडमिक्स है, ये हेल्थ केयर है, ये मार्केट्स हैं, ये मिलिट्री है, ये सब कुछ है इनके पास। दे आर कंट्री ऑफ देयर ओन। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंक्लूडिंग हमारी भारत की कई ऑर्गेनाइजेशंस, उस सिटी ऑफ लंदन में उनके ऑफिसेज हैं। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं भारत के जिनके वहाँ पर ऑफिसेज हैं। अगर ऑडियंस को ज़्यादा क्यूरियस लगता है तो आपके जितने 5 बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनको आप ज़रा टाइप कर लीजिए, और आप एक चीज़ ये देखिएगा किसको वहाँ से अटैक आता है, उनको ज़रा साइड में कर लीजिएगा और बाकियों के बारे में सर्च कर लीजिए, आपको ऑफिसेज दिख जाएंगे वहाँ पर। सो दे कंट्रोल एवरीथिंग। तो डीप स्टेट का कहने का मतलब है ये लोग रिलीजन से स्टार्ट करा, इन लोगों ने क्रिश्चियनिटी, चर्च से स्टार्ट करा, टू अ पॉइंट वेयर दे रियलाइज यार ये चर्च नहीं बिकेगा, बिकॉज दुनिया इतनी बड़ी है, चर्च हर जगह नहीं है। वो भी कोशिश करी, चारों तरफ भेजा इन लोगों को चर्च को। आप मुझे बता दीजिए सर, चर्च का अफ्रीका के बीच में क्या काम था आने का वहाँ पर? तो वो तो भाई देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी उन्होंने प्रोपाउंड किया और उन्होंने कहा कि जो कोई भी क्रिश्चियन जिस किसी चीज़ को, जिस किसी टेरिटरी को डिस्कवर करेगा, जिस किसी मनुष्य को डिस्कवर करेगा, वो सब उसका हो जाएगा। जो रिसोर्स डिस्कवर करेगा वो सब उसका हो जाएगा। इसीलिए तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो आपने एकेडमिक्स यूज करके अपने लिए लॉ बनाए,
इकोनॉमिक्स यूज़ करके उस लॉ को इम्प्लीमेंट करा और वो जगह को सब्जुगेट करा, उससे पैसे खींचे। मिलिट्री यूज़ करके उनको डंडा मारा। हेल्थ यूज़ करके या तो उनको आपने उनकी जिंदगियां बढ़ाई या घटाई। घटाई भी है, बहुत इंसिडेंट्स है हिस्ट्री के अंदर। 100 million is a rough estimate of the natives killed in the United States of America. ठीक है, तो दे डिडंट केयर, उनको चाहिए था ये गेम है And a नया। large number of them through diseases. ठीक है, हेल्थ केयर, नया दुनिया आइडेंटिफाई करनी थी उनको, उनको वो जगह साफ चाहिए थी, उन्होंने साफ कर दी, खत्म। आपको वो साफ नहीं कर पाए क्योंकि आपकी जो जड़ें हैं ना सर थोड़ी ज़्यादा डीप हैं। आपको तो लोग 1200 साल से साफ करने की कोशिश कर रहे हैं बट नहीं कर पाए। इट वोंट हैपन बिकॉज आपकी जड़ें इतनी डीप हैं। आप बंदे ऊपर से उड़ा लो, लेकिन हमारा क्या है ना, हम वो पेड़ हैं जिसकी आप कमर तोड़ लो, लेकिन वो पेड़ जितनी भी कमर होती है ना उसमें से भी उग जाता है। कई होते हैं ना पेड़ पौधे ऐसे होते हैं, वो बड़े निखत टाइप होते हैं, जितने मर्जी काटते रहो फिर भी उग जाते हैं। जैसे इलाहाबाद में अशोक वृट है, कितने लोगों ने, अक्षय वृत है, कितने लोगों ने काटने की कोशिश करी, औरंगजेब ने जलाया, अंग्रेजों ने काटा, लेकिन वो अभी भी फिट है एकदम, कुछ नहीं हो रहा। उसको श्री राम ने आशीर्वाद दिया था कि आप अमर रहोगे। अंग्रेज ना उसके ऊपर दीवार बनाते थे सर, काट के ना दीवार बनाते थे। 1 साल दीवार रहती थी, उसके ऊपर वो उड़ जाता, दीवार टूट जाती थी। तो बाद में बड़े परेशान हुए, उन्होंने ऐसे बनाया, यहाँ पेड़ है, वो लैंड ऐसे करके दीवार लेके बाउंड्री ऐसे बनाई है उन्होंने, क्योंकि जहाँ पेड़ है वहाँ पर बना ही नहीं सकते आप। तो उन्होंने रिक्लेम करा लैंड को आगे गंगा में से, ऐसे एक सर्कल सा बना के आगे उन्होंने दीवार बनाई है वहाँ पर। तो सर दुनिया में जो एक चीज़ हमने देखी है कि इन लोगों ने देखा कि भाई कोई भी एक ज़िंदगी का एक वाक़या हो, उसको अगर आपने ना पकड़ के रखा हो तो हाथ से निकल जाएगा। वो हर चीज़ को पकड़ा है इन लोगों ने, मैंने हमने इसके बारे में बात कर ली। तो ये एक स्ट्रक्चर बेसिकली मैं आपको इंट्रोड्यूस करा, डीप स्टेट का मतलब क्या है। आज की दुनिया में सर अगर आप देखें, हमारी जो ब्रिटिश एम्पायर टूटने के बाद इन्होंने बोला यार अगर ब्रिटिश एम्पायर टूट गया तो अब कैसे कंट्रोल करेंगे। तो उन्होंने बनाया पहले एक लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, लीग ऑफ नेशंस से क्या बात हुई कि कहीं ना कहीं दे बेसिकली फिगर्ड आउट कि भाई ये देशों को साथ रख के कुछ हम लोग चीज़ें करेंगे आगे। बट वो चला नहीं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दोबारा, इतने सारे लोग मर गए तो लोगों को ये ठीक नहीं है यार, ये स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। फिर बनाया गया यूनाइटेड नेशंस, जिसके अंदर वही 5 देश आपको भी लेके आ रहे थे ऊपर, लेकिन हमारे जो महान लोग थे उनको अकल नहीं थी कि दुनिया कैसे चलती है। अगर आप सोच लीजिए सर, अगर आज आप उस चेयर में बैठे होते तो आप दुनिया चला रहे होते इस टाइम पे। ठीक है, चाइना यहाँ पर चूं करता, आपने उसके सिर में मारना था एक चीज़, इधर आ बेटा, ठहर जा, मैं तेरे को दिखाता हूँ। द गेम वुड हैव बीन कम्प्लीटली डिफरेंट। तो आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि आपके अगेंस्ट में होता है, क्योंकि आपने अपने आप ही छोड़ा था वो चीज़। आपको हाई टेबल का इनविटेशन दिया गया, आपने ठुकरा दिया। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इनको एक चीज़ समझ में आई कि यार एक मार्क्सिस्ट तो हम भी हैं, लेकिन ये जो ये सोवियत यूनियन वाला मार्क्सिस्ट है, ये तो हमको मारना चाहता है यार। तो नहीं, इसको जरा पकड़ के रखो। जहाँ से मार्क्सिज्म बाहर निकला उसको ही बोलते नहीं तू गलत है, हमारा ठीक है। तो जो कैपिटलिज्म जिसको बोलते हैं कि भाई हमको स्कूल में सिखाया जाता है कैपिटलिज्म अलग है, मार्क्सिज्म अलग है, मार्क्सिज्म लेफ्टिस्ट है, कैपिटलिज्म राइटिस्ट है, नो, द स्ट्रक्चर इज द सेम। कैपिटलिज्म इज अ पार्ट ऑफ दैट थिंग, इट्स द मनी मेकिंग मशीन। हम लोग पहले थोड़े टाइम पहले बात कर रहे थे ना, टेररिस्ट की फाइनेंसिंग कहाँ से होती है, ड्रग से होती है। बट दैट डजंट मीन द टेररिस्ट इज अ ड्रग डीलर, है ना, वो तो नहीं है। तो ये वही चीज़ है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है उन्होंने वो तो सर अब फॉर्मलाइज्ड उसने लिखी थी, जो पुराना एक स्ट्रक्चर था उसके बारे में उसने लिखा था। अगर कोई मेरे को बोलता है, आई पर्सनली डोंट बिलीव इट, आई एम ओपन टू क्रिटिसिज्म ऑन दैट, कि कोई मुझे अगर बोलता है कि ये मार्क्स का अपना आइडिया था, नो, ये पुराना आइडिया था। इसने बस वो जो एरिस्टोक्रेसी थी उसको थोड़ा वाइट वॉश करके, थोड़ा सा इधर उधर करके एक नया सा स्ट्रक्चर सा बना दिया। भाई वो नहीं सब कुछ बढ़िया एकदम। उसने क्या देखा, एरिस्टोक्रेसी में जो कंट्रोल करने में प्रॉब्लम्स होती थी, हर कोई, आप राजस्थान से हो,
मैं पंजाब से हूँ, वो कर्नाटका से है, वो यहाँ से है, वो वहाँ से है, सबकी अपनी आइडेंटिटी है यार, ये क्या है, ऐसे कैसे चलेगी दुनिया? हमको वो आइडेंटिटी तोड़नी है सबकी। हमको इन लोगों को ऐसी जगह पे लाके रखना कि ये कहीं ना कहीं गुट ना बना सके। दे कैन नॉट मेक अ ग्रुप। उस चीज को आज की दुनिया में स्ट्रक्चर करने के लिए इन्होंने क्या क्या बनाया? रिलीजियस फ्रीडम्स, ठीक है, चर्च का वही रोल है इधर उधर। तो जो चर्च करता है वो सब ठीक है, जो बाकी रिलीजन्स करते हैं वो ठीक नहीं है, एंड इस्लाम इंक्लूडिंग बाय द वे। तीसरा चीज इन लोगों ने बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज करी कि इन्होंने बोला यार ऐसा है, अगर मैं अभी दुनिया को, मैंने उनको पढ़ना सिखा दिया है, लड़ना सिखा दिया है, काम करना सिखा दिया है, अभी मैं अगर इनको बोलूं कि भाई वन मैन रूल होगा तो हर कोई मेरे साथ में खड़ा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये चलता नहीं है। तो एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो कंफ्यूज हो। कभी एक वर्डिक्ट, एक पॉपुलेशन का एक आवाज में आवाज ना उठे, इट शुड नॉट कम आउट। मैंने देखा यार भारत में ना एक होती थी कलेक्टिव लीडरशिप करके एक चीज बात होती थी। सारे लोग बैठते थे और जो राजा था उसको भी लोग बोलते थे नहीं तू गलत है। हमारे उसमें वही होता है ना, अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ें उसके अंदर क्या बोलते हैं कि राजा इज नॉट सुप्रीम। द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स एंड द जज होते थे, वो राजा को भी कंट्रोल कर सकते थे। ना 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 ना, आप ये नहीं करोगे, यू विल नॉट डू दिस। नीति विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते आप। ठीक है जी। तो बोला यार ऐसा करेंगे तो फिर ये तो पावर किसी के पास भी चली जाएगी। तो ठीक है, पॉलिटिक्स में भी घुसते हैं। वी विल गिव देम एन इम्प्रेशन ऑफ फ्रीडम, कि आपको एक फ्रीडम मिल चुकी है, जो आपके भारत का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ट्रांसफर ऑफ पावर बोलते हैं ना सर इसको। 47, ठीक है, इट्स अ वेरी क्लियर थिंग। 1968 तक ब्रिटिश इंटेलिजेंस का ऑफिस था दिल्ली में, कनॉट प्लेस में। क्या कर रहा था वो यहाँ पर? IB used to report to them. ठीक है, 68 तक। शर्म आनी चाहिए हमको। ये उस टाइम पे है जब पाकिस्तान से आप एक जंग ऑलमोस्ट, मतलब इट वॉज अ बैड वॉर 65 की। ठीक है, अगर आप बोलें कि आप जीत गए, हाँ ठीक है, एज एन इंडियन आई विल से आई हैव वन, बट वी डिडंट विन। यू नो, विन होता है 71, टांगे तोड़ दी उनकी, दैट इज अ विन। 65 was not a win. वैसे तो देखिए आपने आप लाहौर एयरपोर्ट के बाहर बैठे हुए थे और ऑल एयरक्राफ्ट नीडेड योर परमिशन टू लैंड एंड टू टेक ऑफ। तो वो किया तो था, तभी तो वो बेचारे जो है वो कहते हैं कि यार हम तो गए थे कश्मीर लेने और पता चला लाहौर छूटे। उसको बोलते हैं क्या? दिफाए पाकिस्तान। हमने पाकिस्तान को बचा लिया। ठीक है, अभी इन्होंने बोला यार ठीक है, हमने एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना दिया जिसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। अब ये डेमोक्रेसी को इतना ऐसे अंडरमाइन करो कि कोई लीडर खड़ा ना हो सके। दुनिया में मुझे बता दीजिए सर, गिनती के देश हैं जिसमें डेमोक्रेसी ने एक स्ट्रॉन्ग लीडर खड़ा किया हो। प्लीज लुक बैक इनटू हिस्ट्री कि भाई वो ऐसा लीडर है कि कोई खड़ा नहीं हो पा रहा उसके सामने। वेरी फ्यू, गिनती के लोग। You can say Margaret Thatcher was one of these people, because अपने देश के लिए उसने काफी कुछ अच्छा किया था, लेकिन बाहर के लिए वो she was a useless person. रोनाल्ड रेगन मे बी टू एन एक्सटेंड। मोदी है, ठीक है, वो जापान में जो प्रीवियस थे जिनको भी मार दिया था, शिंजो आबे। कई ऐसे लीडर्स उभरे हैं, लेकिन उनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा नहीं रही है, बिकॉज वो जो एक स्ट्रक्चर है डीप स्टेट का, वो बोलता है यार ना ये ज़्यादा पॉपुलर है, उसको हटाओ। आई डोंट केयर पीपल डाई, यार क्या फ़र्क पड़ता है, प्रोपेगेंडा चलाओ। इधर आ तू, USCIRF तू लगा, ये कुछ ये कर, तू यार फ्रीडम ऑफ इंडेक्स रिपोर्ट निकाल, तू रिलीजियस फ्रीडम निकाल, ये निकाल, वो निकाल, जरा इसको हटाओ, इसको यहाँ से। दिस इज ऑल जस्ट पार्ट ऑफ दैट स्ट्रक्चर कि भाई किसी को भी खड़े नहीं होने देना ताकि हम राज करें। डीप स्टेट का एंड में प्रेसिडेंट हो तो बाइडेन जैसा हो, एक ही लॉ है कि हमको दुनिया कैसे चलानी है। सो दैट इज व्हाट, सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर आपको बता सकूं डीप स्टेट क्या है। ये वो लोग हैं जिनके पास दुनिया की 70% वेल्थ है, 70% to 80% एजुकेशन ये लोग कंट्रोल करते हैं,
70 to 80% मीडिया कंट्रोल करते हैं, ऑनलाइन इंटरनेट इनका अपना है, मिलिट्री इक्विपमेंट सारी इनकी अपनी है, यूनाइटेड नेशन जो ग्लोबल बॉडीज़ हैं, ये है वो है, सारा ये लोग कंट्रोल करते हैं। तो ये डीप स्टेट जब आप बोलते हैं, ये वो लोग हैं जो दुनिया को एक्चुअली चलाते हैं। चलिए, ये तो डीप स्टेट की एक अंडरस्टैंडिंग, एक परिभाषा अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाती है इससे। और अब अगर हम आज की स्थिति में देखें तो क्या ये डीप स्टेट जो है वो कमज़ोर पड़ रही है? देखिए सर, आपको पता ही होगा, इलास्टिक तो सबने देखा है, रबर बैंड। अब उसको एक ही इतना खींच सकते हो, ज़्यादा खींचोगे तो टूटेगा वो। क्रिकेट सारे भारत में लोग देखते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में आके अगर आप धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट मारोगे तो आपको पता है क्या होगा, पीछे से गिल्ली रहेगी, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि आप अपने आप को खींच रहे हो कितना। इन लोगों ने सर 50s तक तो ठीक थे, 60s तक भी ठीक थे, ये इनको पूरा दुनिया लिटरली सेट वेट हो गई थी। 70s 80s में क्या हुआ, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। चलिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलिए, डीप ठीक स्टेट है। ने क्यों करा है? देखिए सर, वॉर जो होती है ना, इट इज़ द बेस्ट वे टू चेंज द वर्ल्ड। आपको अगर कोई रेडिकल चीज़ करनी है ना, अगर आपको नया घर बनाना है तो आपको घर तोड़ना पड़ेगा ना। द वॉर इज जस्ट ब्रेकिंग डाउन द हाउस, नथिंग एल्स। इनको क्या चाहिए था कि यार अभी दुनिया है, हम लोग आधी दुनिया कंट्रोल करते हैं, आधी नहीं करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक ऐसी हालत हो गई थी, क्योंकि वो जो एक मिलिट्री स्ट्रक्चर था जो पुराना, भारत में भी चीज़ें टूट रही थी, अफ्रीका में लोग खड़े हो रहे थे, थिंग्स वर जस्ट अ लिटिल केओटिक। इन्होंने बोला यार ये सारे खड़े हो गए तो हम तो जाएंगे यहाँ से, आपस में लड़ाओ उनको, आपस में लड़ाओ, ताकि इसके बाद हम एक स्ट्रक्चर बना सकें जहाँ पर अगेन हम लोग कंट्रोल करेंगे। लीग ऑफ नेशंस बनाया इन्होंने, वो चला नहीं। यार ये क्या हो रहा है, दोबारा लड़ाओ इसको। मुझे एक चीज़ बताइए सर, हिटलर की अपीसमेंट किसने करी? इन्हीं लोगों ने करी, ठीक है ना। ब्रिटेन ने करी। 1938 में हिटलर के पास ना एयरफोर्स थी ना आर्मी था। द वे दैट 36 में उसने पहली बारी अपनी एयरफोर्स स्क्वाड्रन्स निकालनी शुरू करी थी। 2 साल में उसने क्या बनाया होगा? तीसरे साल में वो अटैक कर चुका है। और हिटलर के अपने वर्ड्स हैं, अगर ये चेकोस्लोवाकिया में खड़े हो जाते तो हम लोग गए थे। उसके बाद जब पोलैंड में घुसा, उसने 1 सितंबर 1939 में जब पोलैंड पे अटैक किया था, ही हैज टोल्ड हर्मन गोरिंग और हिमलर को बोला है कि बेटा अपने ट्रूप्स को बोल दो, नहीं चले तो जरा घूम के वापस आता ना, डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड। अब ये तो जो पूरी ऑपोजिशन थी वो ही गिर गए। मैंने बोला यार ये क्या हो रहा है, वी आर इनविंसिबल। चलो अब बोलते ना सर, छुतरी आपने छोड़ दी, वो हाथ से निकल गई। हिटलर वॉज अनदर छुतरी, यू लेफ्ट इट एंड वेंट ऑफ ऑन अनदर टैंजेंट। ये लोग हिटलर को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। इट्स अनबिलीवेबल। लेकिन उससे क्या आउटकम्स हुए आप देखिए। द राइज ऑफ अमेरिका केम आउट ऑफ दैट, द न्यू वर्ल्ड। इनको ये पता था दुनिया में जो कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन इंप्रूव हो रहा है, तो हमारा जो गढ़ सेंटर है इंग्लैंड में वो वनरेबल है। कोई तोड़ सकता है आके हमको, कोई खराब कर सकता है हमको आके, कोई बॉम्ब फेंक सकता है हमारे ऊपर। पहले नहीं कर सकते थे। पहले तो जब तक शिप आती थी, तब तक गोली चलती थी, तब तक तो कहानी खत्म हो जाती थी। देन दे सेड यार हमने एक नया वहाँ पर बनाया है ना, जो दुनिया में सबसे दूर है, जरा ट्रांसफ़र करते हैं उधर पे, अपनी ऑपरेशंस वहाँ रखेंगे। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका ने एक डॉक्ट्रिन बनाई जिसको बोलते हैं द मनरो डॉक्ट्रिन, कि साहब आप अपनी मिलिट्री लेके, ये लाइन है, इसको क्रॉस करेंगे तो आप गए। फिर मुझे नहीं फर्क पड़ता आप दोस्त हो दुश्मन हो, आई डोंट केयर, आई विल किल यू। मैं ये बता रहा हूं सर, अगर ब्रिटिश नेवी गलती से नॉर्थ अमेरिकन एरिया की तरफ चली भी गई ना, वो वापस नहीं आएगी। इट विल नॉट कम, बिकॉज दे आर वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट कि भाई साहब ये हमारी जगह है। तो डीप स्टेट ने ये जो वॉर कराई इज टू शिफ्ट पावर, क्योंकि इंग्लैंड के पास इतना दम था नहीं, इंडिया आपके हाथ से जा रहा था।
तो इनको करना था शिफ्ट पार कि भाई हम लोग इधर जाएंगे तो एटलीस्ट विल बी प्रोटेक्टेड, एंड हमको ऐसे अभी वेपन्स निकालने हैं कि ताकि हम लोग दुनिया को डरा सकें। और वो क्या वेपन था? दैट वाज द न्यूक्लियर वेपन। जापान को ये लोग हरा सकते थे, हालत खराब थी जापान की वैसे भी। बोलते हैं 5,000 जहाज थे जापान के पास, कोई 2-3 लाख फाइटर्स थे, ये थे वो थे, ठीक है 5 लाख जहाज थे, 2-3 लाख फाइटर थे, यू कुड हैव स्टिल गॉन इन एंड डिड व्हाट यू हैव टू। बट आपने न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों चूज करा? क्योंकि आप एक डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहते थे दुनिया को कि देखो भाई अब हम पहुंच गए हैं, हम आ गए हैं, आप अभी हमारे साथ करोगे तो ये आपकी हालत होगी। और ये न्यूक्लियर बॉम्ब के थ्रेट के ऊपर इन्होंने दुनिया चलाई है अगले 30-40 साल तक। जब तक दूसरे लोगों के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं आए तब तक तो चला रहे थे। सोवियत यूनियन ऑल्सो दे वर रेडी टू एक्सेप्ट, चल ठीक है तेरे पास भी आ गया कोई बात नहीं, तू फिर भी गधा है, तेरे पास लोग नहीं है इतने, तेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, अकल नहीं है। जब चाइना के पास आया 64 में, इन्होंने बोला यार ये थोड़ा गड़बड़ हो रही है, तो सोवियत यूनियन को तो हम बात नहीं कर सकते, चाइना को पकड़ लेते हैं हम लोग। तो दे ट्राई टू ग्रैब होल्ड ऑफ चाइना, उसके बाद माओ, ये वो पूरी कहानी हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन्होंने एक चीज़ देखी, इन्होंने बोला यार अगर हम दुनिया में अकेले राज करेंगे तो हमको कोई सुनेगा नहीं, तो हमको ना चाहिए हमारे जैसे चमचे जो हमारे दुनिया में हमारे इंटरेस्ट को आगे लेके जाएंगे। उसके अंदर एक आपका नाम था, आपने बोला नहीं हमको नहीं चाहिए, ठीक है, बट इन्होंने बोला ठीक है नहीं चाहिए कोई बात नहीं, तो हम जरा 2-3 यहाँ से ले लेते हैं यूरोप से, एक चाइना को बिठा लेते हैं, एक रशिया है ही वहाँ पर। अभी आप देख लो इन लोगों के साथ हम लोग पूरा सेट कर लेंगे। इनका क्या ख्याल था कि ये यूरोप तो अभी कंट्रोल में है ही, रशिया को रखा हुआ है, या तो कंट्रोल में आएगा या गिरेगा। विंस्टन चर्चिल का एक सेइंग था कि इफ़ यू वांट समबडी टू बिहेव लाइक अ मेंबर ऑफ योर क्लब, ट्रीट देम लाइक अ मेंबर ऑफ योर क्लब। वो जो स्टालिन के बाद में ये बोलता था कि आप इसको ढंग से, जिस तरह आप उसको रखना चाहते हो उसको उस तरह से बात करो, ये आपके साथ उस तरह से बात करनी शुरू करेगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टाइम था, क्योंकि इन्होंने एक चीज़ देखी कि यार कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा लूज़ करना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि अगर हम लूज़ नहीं करेंगे तो लोग ना अभी ये टॉलरेट नहीं करने वाले। प्लस हमको चीज़ें चाहिए, अभी द कंजम्पशन, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये हो रहा है, वो हमको चीज़ें चाहिए। सो लेट्स ओपन आउट। तो मार्केट इकोनॉमिक्स की बात करी गई। पहले क्या मार्केट इकोनॉमिक्स होती थी सर? देयर वाज नो स्टडी नोन एज मार्केट इकोनॉमिक्स और एनीथिंग लाइक दैट। जिसके पास जो था वो ट्रेड करता था, खत्म कहानी, एंड वो रहते थे आराम से। देयर वाज नो ग्लोबल स्ट्रक्चर। उससे बात आती है ग्लोबलाइजेशन की। इन्होंने एक चीज़ बोली कि यार अभी 80s तक तो पहुंच गए हम लोग, ये सोवियत यूनियन ठीक है अभी है, बट हालत ख़राब है इसकी, ज़्यादा कितना टाइम चलेगा, चलने दो कोई बात नहीं, देखते हैं। अपने CIA तू लगा रहा इसको तोड़ना शुरू कर दे। बट इन्होंने एक प्लान बनाने की कोशिश करी कि यार दुनिया को अपने साथ हुक में कैसे डालना है। तो आप पहले आपने ट्राई करा कि उसकी डंडा वंडा मार के रिलीजन के हिसाब से कंट्रोल करो, वो सब धीरे धीरे फेल हुआ। उसके बाद आपने वॉर से डंडा मारने की कोशिश करी, वो सब फेल हुआ। फिर उन्होंने बोला यार अब नो दिस कैन नॉट बी द केस कि भैया हम कभी दिमाग से कंट्रोल करते हैं, कभी वी नीड टू कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जो मर्जी है हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, हमारी पॉलिसी होनी चाहिए, हमारा प्रिंसिपल होना चाहिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। तो जो बेस्ट चीज़ है, अगर आपको बेस्ट लॉयर चाहिए दुनिया में तो हार्वर्ड लॉ स्कूल से लो, नहीं तो कोई लॉयर नहीं मिलता, सारे ऐसे ही हैं। कोई बेस्ट डॉक्टर है तो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से लो, नहीं तो सारे गधे हैं। मतलब दिस इज द काइंड ऑफ थिंग दैट दे केम अप विद। एंड फ्रांसिस फुकुयामा की एक जो किताब, आई रेड दैट बुक, मैं पता नहीं किस क्या पीप हुआ के उड़ा हुआ था वो बंदा जब उसने किताब लिखी, वो कहता है दिस द एंड ऑफ हिस्ट्री। फ्रांसिस फुकुयामा। अब एंड ऑफ हिस्ट्री के बारे में उसने जो 2-3 चीजें बोलनी थी कि आज के बाद कोई झगड़ा होगा ही नहीं, हिस्ट्री तो खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। तो उसके दिमाग में क्या था यार, अब तो आप ये देखिए सोच डीप स्टेट की कि भाई अब तो सब जेब में है यार, रशिया टूटा हुआ है, यूरोप पूरा हालत खराब है, यूरोप वैसे भी हमारी जेब में है, ठीक है, बाकी पूरी दुनिया को हमने ही फ्री करा है। एंड जो नैरेटिव चलाते हैं ना सर, अमेरिकन्स पुश द ब्रिटिश फॉर लीविंग देयर कॉलोनीज, ये क्यों चलाते हैं? आपको क्या लगता है अमेरिकन्स को बड़ा शौक था? भाई तुम खुद कॉलोनिस्ट पार थे यार। फिलीपींस क्या तुम्हारा दोस्त था? वो स्पेनिश अमेरिकन वॉर 1800s के अंदर फिलीपींस वाज द फर्स्ट अमेरिकन कॉलोनी। द स्लेव ट्रेड्स दैट यूज्ड टू हैपन 1773 में, सो कॉल्ड जो अमेरिकन इंडिपेंडेंस हुई,
जिस बंदों ने आधे ने साइन करा है 50-60 लोगों ने, उसमें से आधे तो स्लेव ट्रेडर्स थे। आधे स्लेव ट्रेडर्स हैं, और फिर उन्होंने जो है वो स्लेव ट्रेड उसको लीगलाइज किया। जो स्लेव्स जो थे, पहले जो इनका पूरा नैरेटिव हुआ करता था वो ये हुआ करता था कि जो नॉन क्रिश्चियंस हैं दे आर सब ह्यूमन्स, सो दे कैन बी एनस्लेव्ड। बाद में उसमें वो रेस थियरी लिया है। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट्स होती हैं आगे। डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी का आपको पता है? इन आई थिंक 1832, इफ आई गेट द ईयर राइट, 1832 में अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिडेट किया हुआ है कि हाँ ये सही है, ऐसी है कि हम जहाँ जाएंगे क्रिश्चियंस और देखेंगे किसी को, वो हमारा हो गया। जिसको हमने आँख से देख लिया, किसी लड़की को आँख से देख लिया, तो हमारी सेक्स स्लेव हो गई। तो इनमें और जो मिडिल ईस्ट में आईसिस वाले करते थे, क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि इन्होंने मुलम्मा अच्छा चढ़ाया। ठीक है, तो अभी 80s 90s में आके इन्होंने बोला यार हम ही हमें तो क्या गम है भैंस की यहाँ की, तो कुछ कोई है ही नहीं, बचा ही नहीं कोई। वो ब्रिटिश हटा यार, ये ब्लडी ओज अस मनी, इसको तो पैसे चाहिए हमसे। तो डीप स्टेट ने भी देखा यार इधर उधर, ये तो यार हम गलत पॉइंट के ना दूसरी तरफ गलत जगह बैठे हैं, हम जरा उधर चलते हैं वापस, लेट्स गो बैक टू अमेरिका। बिकॉज यार यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, यूरोप में तो ये सब बेवकूफ हैं, ये सब तो मरे हुए लोग हैं यहाँ पर। व्हाट एम आई सपोज टू डू हियर? कोई और पार नहीं है भैया वहाँ पर। तो उसके बाद एक चीज़ निकली विच वॉज कॉल्ड द यूनिपोलर मोमेंट और द अमेरिकन टाइम ऑफ हेजेमनी। हेजेमनी का मतलब क्या होता है? इट्स अ कंट्रोल। मैं हर चीज़ पे आपका कंट्रोल करूँगा। अमेरिकन ने एक चीज़ देखी 1945 के बाद कि यार दुनिया में ना ये ट्रेड होने वाला है, आपस में ये लोग ट्रेड करेंगे। तो अगर मेरे को दुनिया को अगर कंट्रोल करना है तो मैं सबको बोलता हूँ यार देखो ऐसा है संजय जी, आपको इनके साथ कुछ लेना है, इनको आपके साथ कुछ लेना है, अच्छा ठीक है आप लेते रहो, लेकिन जो रास्ता है ना उसको मैं पुलिसिंग कर लूँगा उसको, आप टेंशन मत करो, आई विल प्रोटेक्ट इट। बट अगली बारी कुछ ना शिप पे बनाओगे ना तो ज़रा मेरी तरफ देख लेना, मेरे से बात कर लेना, मैं आपको 2-3 मिसाइल विसाइल भेज दूंगा, लेकिन मेरे इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि देखो मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ ना यार, मैं आपका पूरा ये रास्ता है, मैं सारा प्रोटेक्ट करता हूँ उसको। तो आज तक अमेरिका ने जो एक पुराना लॉ था, दोज हु रूल द ओशंस रूल द वर्ल्ड, ही डिड दैट। 50, 60, 70 ईयर्स तक अमेरिकन नेवी दुनिया में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस, आपके भी लक्षद्वीप और भारत के बीच में से निकल के चले गए थे, कहते हैं जी हम तो जहाँ मर्जी जाएंगे। इंडिया ने प्रोटेस्ट करा यार ये क्या है, ये तो हमारा टेरिटोरियल वाटर है, कहता नहीं जी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, हम जहाँ मर्जी जाएंगे। That's how they are. They realize कि भाई we need to control everything around the place. अब ये जो पुराना स्ट्रक्चर था एकेडमिक्स ये वो, इन्होंने देखा यार ये चल नहीं रहा, ये भी अभी थोड़े इसमें से गैप्स आ रहे हैं, क्योंकि वो हिंदू खड़े हो गए वहाँ पर, वे कुछ बोलना शुरू हो जाते हैं, यहाँ पर अफ्रीकी खड़े हो गए हैं, यहाँ पर रशियंस खड़े हो गए। ना 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 ना, अगर ये नेशनलिज्म चलता रहा, ये जो नए नए देश बने हैं 30-40 साल पहले, अभी ये सारे बड़े बोलते हैं भैया मेरा झंडा, मेरा देश, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, तो ये तो हमारे हाथ से जा रहे हैं ना। वेट, देश को तोड़ने का सबसे इजी तरीका होता है कि एक एक बंदे को आप बोलो भाई देश कुछ नहीं है, बंदा, यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको ये चीज़ पसंद ना आए तो आप बोलो ये ठीक नहीं है, बाहर में जाओ। आपकी जो फीलिंग है, हम तो स्कूल जाते थे सर, हमको तो किसी ने नहीं पूछा भाई हाउ डू यू फील, हमको तो 4 चमाटे पड़ते थे, उसके बाद कोई ये भी नहीं बोलता था भाई गालवाल में दर्द हो रहा है, कोई बर्फ लगा ले यार। आजकल बच्चे को आप छू लो, पुलिस स्टेशन में जाके खड़े हो जाते हैं वहाँ पर कि भाई इसने मेरे को मारा। ओके, सो दे सेड यार सोसाइटी को भी ऐसी जगह पे लाके रखना है ताकि हम लोग, हमारा जो ग्रुप है वो पैसे बनाए, लेकिन ये जो ये नेशनलिज्म है जहाँ पर ये अपने इंटरेस्ट के लिए चीज़ें, इनको ज़रा तोड़ना शुरू करो। तो तोड़ें कैसे? रिलीजन, कल्चर, सोसाइटी, LGBTQ, मैन वुमन, फेमिनिज्म कहाँ से निकला? चाइल्डिज्म आ गया है अब तो, चाइल्ड राइट्स हैं, उनको आगे करने के लिए आपने बंदे बुलाए, उसमें से एक आया सोरोस को बुलाया तू फ्रीडम का देख, फिर आया बिल गेट्स, तू यार एक काम कर, तू जरा एग्रीकल्चर और हेल्थ केयर को देख, फिर आया एक और, तू जरा ये देख, रॉक, वो आया क्या नाम है आपका, रेथियन वाले, और ये लोग ब्लैक रॉक वाले। यार तू एक काम कर, तू ना यार तू लड़ भी ले, उसके बाद जो सब कुछ टूट जाएगा तू बना भी लेना, तो तू जरा कंस्ट्रक्शन पे देख। तो इन्होंने स्ट्रक्चर बना के बोला कि साहब हमारी तरफ से
जो चीज दुनिया के लिए सही होगी वो निकलेंगी 5-6 जगहों में से, उसमें हमारा ठप्पा होना पड़ेगा। स्टैनफोर्ड है, हार्वर्ड है, लंदन बिजनेस स्कूल है, ये है वो है। तो ये जितने तू देख ये सारे वहीं के पड़े हुए हैं। तो आप इनको बचपन में 10-12 साल की उम्र में उठाते हो, 10-12वीं क्लास के बाद उठाते हो, उनकी जरा पेचकस से सब कुछ टाइट कर देते हो, उसके बाद बोलते हो हाँ जी तू जरा अभी शुरू हो जा। तो इंडिविजुअलिज्म जो एक बाहर निकला, आपने ये सुना होगा फेमिनिज्म। मेरे को विमेन से कोई वो नहीं है, मेरी माँ एक लेडी है, मेरे को कोई वो नहीं है। आई थिंक शी इज़ द बेस्ट ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड। हर किसी की मदर ऐसी होती हैं। लेकिन इन्होंने क्या बताया लेडीज़ को कि देखिए यार, आप ना घर में रहते हो, आप काम नहीं करते हो, कैसे चलेगा ऐसे, आपके तो कोई राइट ही नहीं है, आपने तो ज़िंदगी नहीं जी। आप क्या बोल रहे हैं, हमारी जो दादी, हमारी जो नानियाँ हैं, हमारी जो परनानियाँ हैं, उन्होंने ज़िंदगी नहीं जी। पुराने ज़माने में हमारे पंजाबी गाँव के अंदर अगर दादी नानी कुछ बोल दे ना, लोगों के टांगे कांपनी शुरू हो जाती थी वहाँ पर। दैट्स द काइंड ऑफ कंट्रोल दे हैड। इवन आप कश्मीर में देखिए, ऑपरेशन माँ, लेफ्टिनेंट जनरल KJS धिल्लन, पुरानी सिविलाइजेशन है कश्मीर की। इस्लाम में तो बोलते हैं कि साहब लेडी इज़ वर्थ नथिंग, बट ये सारी मुस्लिम सोसाइटी के अंदर ऑपरेशन माँ चलता है, क्योंकि कश्मीर में माँ की बहुत वैल्यू है। माँ बेटे को बोलती है बेटा इधर आ जाओ, वो हथियार छोड़ के पैंट उतार के खड़ा हो जाता है, हाँ जी माँ जी गलती हो गई, मैं आ जाता हूँ वापस। उसके बाद वो नॉट जस्ट वापस आ जाता है, वो पुलिस में भर्ती हो जाता है या आर्मी में भर्ती हो जाता है। उसके बाद मर मुरा के परमवीर चक्र भी ले लेता है साथ में। दैट इज द पावर ऑफ माँ। बोला ना ये ठीक नहीं है यार, इनको तोड़ना पड़ेगा हमको। वी हैव टू ब्रेक दिस स्टफ अप। तो क्या करें कि जी विमेंस राइट्स हो गया, उसके बाद LGBTQ हो गया, उसके बाद ये हो गया वो हो गया, चारों तरफ से उन्होंने चीज़ें चलानी शुरू करी, ताकि जो सोसाइटी एक साथ हो रही थी 90s 2000s के अंदर, जब पैसे आने शुरू हुए लोगों के अंदर, वो एकदम से फिर से टूटनी शुरू हो गई हैं। फिर उन्होंने बोला यार ये तो ठीक है, हमने ये पॉलिसी तो बना ली, लेकिन यार ग्राउंड में ना इम्पैक्ट नहीं हो रहा है इसका। हाउ डू वी पुट दिस इनटू द ग्राउंड? तो इधर उधर देखा यार, कौन है बंदे जो सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉय करते हैं, जिनके साथ सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन है। कॉर्पोरेट्स आ जाओ इधर, ESG स्कोर, DEI स्कोर, EST स्कोर, PST स्कोर, सारे स्कोर चिपका दिए वहाँ पर। आज हॉलीवुड के अंदर इतनी हालत ख़राब है कि कोई गे आदमी का सीन कोई गे आदमी ही कर सकता है। ये क्या बात है भाई? उसने कौन सा कुछ करना है वहां पर? ही इज जस्ट प्लेइंग अ रोल। आज हॉलीवुड में इतनी हालत खराब है कि आप अगर आप एक पिक्चर बना रहे हो इस कप के ऊपर, उसके अंदर बोलेंगे भाई 67 पीपल आउट ऑफ 100 नीड टू बी विद स्पेशल नीड्स। तो ये क्यों किया गया कि भाई लोगों को अंदर से तोड़ा जाए, ताकि वो आइडियोलॉजी हम लोग दोबारा रिट्रीट करें, हम लोग वापस लेके आए। हर 40-50 साल के अंदर ये ट्राई करते हैं टू चेंज द गेम। तो ये जो सब हो रहा है, और हमने एंड ऑफ हिस्ट्री भी डिस्कस कर लिया, और लेकिन एंड ऑफ हिस्ट्री के बाद से जो कुछ हुआ है, और स्टार्टिंग 9/11 जिस तरह से एक बिल्कुल शार्प डिक्लाइन हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, और जिस तरह से एक मैं कहूँ कि शार्प इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन हुआ है डीप स्टेट का, और उसके बाद अब हम देख रहे हैं 2022 से शार्प मिलिट्री डिक्लाइन भी हुआ है। 2020 में इनकी फार्मा इंडस्ट्री का भी डिक्लाइन हुआ है। तो ये जो अब जो है वो डीप टेक जो है वो भी क्राइसिस में आ रही है। तो भाई ये जो डीप स्टेट है आज की, जो $30 ट्रिलियन का पूरा आप इक्विटी कंट्रोल करती है दुनिया की, उसके जो 4 मेन एलिमेंट हैं, यानी कि आर्मामेंट इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, एजुकेशन, ऑयल इंडस्ट्री और डीप टेक, ये चारों जो हैं ये क्या इनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं? और क्या इसमें ऐड कर दूं मैं, रशिया ने इनकी चूल्हे हिला दिए और वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, और हमारे मोदी जी जो हैं वो डीप स्टेट को समझ गए, ग्लोबल डीप स्टेट को।
बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है सर। अगर आप 90s में देखें, रशिया को तो हालत ख़राब कर रखी थी इन लोगों ने, तो इन्होंने बोला यार अब क्या है, बट एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया, छोड़ दो उसको, गया है। मरने दो उसको साले को। बट 90s में इन्होंने बोला यार हमारे पास तेल तूल है नहीं, ठीक है, तो ज़रा मिडिल ईस्ट को हमने जो कंट्रोल करा हुआ है, ठीक है, हमारे पास तो सऊदी है, यूएई है, बाकी से तेल चाहिए भाई, तेल नहीं है। तो इनके जो ऑयल फील्ड्स मिले थे वो थोड़े बाद में मिले थे। उन्होंने तेल नहीं है यार, वी नीड टू कंट्रोल द एनर्जी। एंड उस टाइम तक ऐसा नहीं आया था कि ऑल्टरनेटिव ग्रीन एनर्जी एंड ये वो एंड ऑल दैट, वो सब नहीं था। हाँ, हमको स्कूल में सिखाते थे, मेरे को याद है, मैं 6-7 में होता था जब वो बोलते थे, और ये कोई 30 साल पुरानी बात है, वो बोलते थे बस 10 साल में तेल खत्म। ये क्यों बोला जाता था? ताकि जो तेल रिच कंट्रीज थी वो कभी भी अपना फ्यूचर प्लान ना कर सकें, नहीं तो आप हमेशा आपके यार 10 साल में मेरा तेल खत्म हो रहा है, बताओ मैं क्या करूँ। तो ये कंट्रोल कर रहे थे। जो लोग उसमें से उठे उन्होंने बोला ना ना कोई 10 साल में नहीं खत्म हो रहा, टक आउट। गद्दाफी, सद्दाम, ये लाइन लगा लो, अब एक एक करके सबको उड़ाया। इन्होंने किया क्या सर? एक कहीं बोलते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस में आके जब आप गेम खेलते हो तो कहीं गलतियां होती हैं। सबसे बड़ी गलती इन लोगों ने करी इज द राइज ऑफ चाइना। ठीक है, इन्होंने बोला यार हम अपने बंदों को क्यों काम कराएं, लोग वाइट हैं यार, गोरे गोरे लोग हैं, अच्छे खासे लोग हैं, ये क्या गंदे काम करा रहे हो तुम उनसे, डॉलर प्रिंट कर लेंगे। और क्या, इधर आओ चाइना, क्या है तेरा नाम, माओ, अच्छा इधर आ, बना आपसे। टेक्नोलॉजी नहीं दी उसको, टेक्नोलॉजी धेले की नहीं दी। आज तक चाइना इज स्ट्रगलिंग विद टेक्नोलॉजी। उसको चीजें बनानी आती है, यूज करनी नहीं आती, इन्वेंट करनी नहीं आती उसको बीच का पार्ट पता है। तो आज अगर आप चाइना को देखिए कि वो बनाने वाले का सेक्टर है, वो भी गिर रहा है क्योंकि उसकी डिमांड खत्म हो रखी है। वो बोलता है यार मेरे पास फ़ोन मैं कैसे बनाऊँ, मेरे को कोई फ़ोन बना लो यार। तो हावे वाला एक फ़ोन बना लेते हैं, ओए फ़ोन बना लिया, फ़ोन बना लिया। चाइनीज़ प्रेसिडेंट से आता है यार, सैमसंग 3 बनाता है साल में, 3। आर यू ट्राइंग टू टेल मी सैमसंग इज मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस देन चाइना? तो देयर समथिंग रॉन्ग देयर। इन लोगों ने चाइना को बेवकूफ़ बना के कि भाई तू है, तू बना सब कुछ। इसको मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी दे दी। आपको पता है मिसाइल ट्रांसफ़र करी थी चाइना को इजराइल ने। इनका एक एयरक्राफ्ट होता था कफीर करके इजराइल ने चाइना को गिफ्ट किया था वो। ये इनका थॉट प्रोसेस था सर। ओ नहीं यू टेक वन नो प्रॉब्लम। वो चाइना ने कॉपी पेस्ट करा, वहाँ पर J-10C लगा दिया जो पाकिस्तान में बैठा आज। तो एक वो मिस्टेक करी। दूसरी मिस्टेक इन लोगों ने क्या करी, इन लोगों ने बोला यार थर्ड वर्ल्ड विल ऑलवेज रिमेन द थर्ड वर्ल्ड, बिकॉज आपने नाम ही उसका क्या रखा, थर्ड वर्ल्ड। इनके दिमाग में ये नहीं था कि यार दे विल बी राइजिंग पावर्स दैट विल कम आउट ऑफ दिस प्लेस। भारत है, ब्राज़ील है, साउथ कोरिया है, साउथ अफ्रीका। ऑल्दो इसमें से ब्राज़ील साउथ अफ्रीका तो उनका टाइम आया और गया, ख़त्म हो गया वो। बट भारत है, इंडोनेशिया है, दीज आर कंट्रीज वेयर टुडे चीज़ें होनी शुरू हो गई। इंडोनेशिया बिग कंट्री, 12-15,000 आइलैंड्स आर देयर। प्लस दे कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड देयर सोसाइटीज। ठीक है, 2-3 कंट्रीज हैं जहां पर ये सोसाइटी के अंदर डैमेज नहीं कर सके बिकॉज ऑफ द इनेट कल्चर ऑफ द सोसाइटी। एक था भारत एंड दूसरा है रशिया। ये 2 सोसाइटीज की जो इंडिजिनस कल्चर है ये उसको नहीं चेंज कर पाए। इवन द इजरायलीज टू अ लार्ज एक्सटेंट सोसाइटी को चेंज नहीं कर पाए लोग। जो उसकी जो जूश जो उसकी बेस है उसको नहीं ला पाए लोग। बट इजराइल स्टिल थोड़ा साइड में है वो। ये 2 कंट्रीज थी जहां पर दे कुड नॉट कंट्रोल। इन्होंने आपके ऊपर सैंक्शन मारे, आपके ऊपर ये वो। दे हेट यू सिंस द टाइम आपने न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका था CIA के नाक के नीचे, बाय द वे किसी को नहीं पता चला, बुड़ूम ये क्या हुआ दे हेट यू। 2004-5 में इन्होंने बोला यार वी कैन कीप हेटिंग इंडिया, लेकिन यार इनको जरा इधर लेके आओ, नहीं तो ये खड़े हो जाएंगे हमको। लुक एट द अमाउंट ऑफ पीपल देव गॉट। और ये पॉपुलस रीजन में, ये पूरा रीजन कंट्रोल करेगा यार, इसको जरा इधर लेके आओ, इधर लेके आओ। इधर क्यों लेके आओ? नॉट बिकॉज दे वांटेड टू बी फ्रेंड्स, बिकॉज दे वांटेड टू इनफिल्ट्रेट इनसाइड यू। 2000 तक USA का क्या नाम होता था यहाँ पर भारत में? हार्डली
कोई ना, ठीक है, फैमिलीज में से लोग जाते थे वहाँ पर, बट देयर वाज नो इंटरफियरेंस कि भाई यूएसए वाले आके यहाँ पर कंपनी लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था. इट वाज नॉट देयर. ओनली जब ये सिविल न्यूक्लियर डील हुई ना, जब वो सोसाइटी टूटी, तब तो यूएस इन्फ्लुएंस स्टार्टेड कमिंग इनसाइड, जिसको मैं मैकडॉनल्ड्स कोको कोला कल्चर बोलता हूँ. जब हम बच्चे थे सर, बर्गर खाना होता था, मेरे को याद है एक रेस्टोरेंट चेंज होती थी जिसका नाम था विम्पीज़. ठीक है, छोटा सा एक लाल कलर का रेस्टोरेंट होता था चंडीगढ़ में, मेरे को याद है, विम्पीज़ बर्गर बनाता था वो. कोको कोला पहली बारी मैंने 95 में पी है, और मैं और मेरे फादर उस टाइम में पंजाब में पोस्टेड थे. 22 किलोमीटर गए थे सर एक कोक पीने के लिए. कांच वाली बोतल में कोक पीने के लिए 22 किलोमीटर, क्योंकि टीवी में ऐड आते थे, पप्पा कोक पीनी है, पप्पा कोक पीनी है. सो पप्पा टुक मी टू, चलो भाई बेटा तू पी ले यार एक कोक, तंग ना कर. उससे पहले क्या आती थी, सिट्रा, सुपर कूलर, कैंपा कोला, ये वो सब गायब हो गई. फ्रूटी, एवरीथिंग वेंट आउट ऑफ द मार्केट. ईदर इट वाज बॉट बाय कोको कोला और इट वेंट आउट ऑफ द मार्केट. दैट इज द अमेरिकन वे. कि साहब हम आपकी सोसाइटी में घुसेंगे और आप हमारा कोका कोला पियोगे, आप किसी और का कोका कोला नहीं पी सकते. दैट्स व्हाट दे वांटेड टू डू विद यू. जब आप 2005-6 के अंदर न्यूक्लियर डील में उनके साथ आपने दोस्ती करनी शुरू करी थी दोबारा. 50-60 में तो अच्छी दोस्ती थी, बट वो क्या था ना, हम थोड़े सोशलिस्ट ज़्यादा थे, तो उन्होंने बोला यार ज़रा ये ना बहुत, इनको ज़रा साइड में रखो. दूसरा चक्कर, आप एक चीज़ देखिए कि इन लोगों ने इस इलास्टिक को खींचना शुरू करा कि हम कितना तक खींच सकते हैं. इराक में जाके तोड़ेंगे हम, कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे. तुम्हारा झगड़ा था अफगानिस्तान में, ठीक है, जहाँ पर तालिबान ने पकड़ के बैठे थे. जो ट्रेन हुए थे पाकिस्तान में, और ट्रेनिंग हुई थी जिनकी सूडान में, बंदे थे सऊदी. तुमने तोड़ा क्या? अफगानिस्तान और इराक. हाँ? एक जनरल माइकल फ्लिन है सर, उनका एक स्टेटमेंट है कि भाई जब ये 2001 हुआ तो मैं पेंटागन में घूम रहा था, रिटायर था, मैं ज़रा पेपर पूरा को साइन करने गया था. कहता है एक प्लान था 6 साल के अंदर 7 कंट्रीज तोड़ने का. 7 कंट्रीज इन 6 years, एंड द लास्ट वन वॉज ईरान. 6 तो तोड़ चुके हैं सर ये. 6 मतलब अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ईरान नहीं, सॉरी, अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, सीरिया, व्हाट एल्स, लेबनान, दिस थिंग व्हाट यू कॉल, उसके बाद वो है ना ये नॉर्दर्न टर्की के पास ये लोग जाके वहाँ पर इन्होंने कचरा करा. देन दे वेंट टू अज़रबैजान एंड दैट एंटायर थिंग, दे ब्रोक दैट एंटायर मिडल ईस्ट. ऑयल वेल्थ जितना था, दे ब्रोक इट अपार्ट. येमेन, they failed in Syria, they failed everywhere. कौन सी जगह में सक्सेस हुए हैं? इराक में they created ISIS unwittingly. But all that was done to counter the next. तो अगर आप देखिए अफगानिस्तान में लोगों ने स्टार्ट करा टू रन विद अलकायदा. उसके बाद इन्होंने सेगमेंट्स निकालने शुरू करे अलकायदा से इराक के, तो वो ट्रांसफ़र करा इन्होंने थ्रेट इस तरफ. इधर आए, इधर लड़ना शुरू करा. इन्होंने बोला नहीं, अलकायदा इन इराक एंड सीरिया, AQIS, ठीक है, तो उस तरफ ट्रांसफ़र. उसके लिए इन्होंने एक बनाया अबू बकर अल बगदादी, वो हाथ से निकल गया. दे हैव बीन यूजिंग द लोकल गेम्स टू गेन देयर दिस थिंग. अब उसमें सबसे प्रोमिनेंट वाज इस्लाम, कि यार ये तो मस्त है यार, सारे हमने रशियंस को तोड़ दिया था, ठीक है. तो इलास्टिक खींचते रहे. मिलिटरीली दैट्स व्हाट हैपेंड. एजुकेशन में हिसाब में आप देख लीजिए सर, अगर आर्टिकल लिखा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से, तो वो आप रिफ्यूट कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप यार क्या बात कर रहे हो यार, आपको क्या पता, आप तो यहाँ पर बैठे हो, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का है, आप कैसे बोल सकते हो ऐसे. जिस जेंटलमैन के बारे में हम अभी बात कर रहे थे 2 मिनट पहले ऑफलाइन, उनकी भी क्या है क्लेम टू फेम, मैं हार्वर्ड में प्रोफेसर था. कोई पूछता क्यों नहीं है कि साहब आप ये प्रोफेसर गिरी करते थे आप हार्वर्ड के अंदर, ये सिखाते थे लोगों को. दिख रहा है आपकी इकोनॉमिक्स मुझे, आई कैन सी योर इकोनॉमिक्स इन द पीपल. दे डोंट वांट टू अर्न मनी, बट दे वांट टू डू व्हाट, फ्रॉम द रिवर टू द सी. ये है, दिस इज द स्ट्रक्चर. जो एक गड़बड़ हुई इनसे वॉज द फैक्टर ऑफ पेंडेमिक के टाइम पे आप लोगों ने जो
मैं इसको बड़ा क्लियरली बोलूँगा सर, वैक्सीन अपार्थाइड करी लोगों के साथ। आपने लोगों को बोला, उससे पहले तक तो यूएसए हाँ ठीक है यार वो ऐसी है, छोड़ दो। पीपल आर स्टिल वेरी फ्रेंडली विद द यूएस, कोई बात नहीं यार ठीक है, वो लड़ाई वड़ाई कर ली। पीपल आर लिटिल अपसेट कि यार इराक में आपने 1 मिलियन लोग मार दिए यार, क्या कर रहे हो यार, व्हाट इज दिस। उन्होंने यार हमसे गलती होगी, हम ना थोड़े पैसे दे देते हैं। एंड दे गेव मनी टू इराक, दे यू नो दिस दैट, दे वर डूइंग ऑल दैट स्टफ। रशियन ने बोला नहीं नहीं आईसिस हम तोड़ेंगे, हाँ जी प्लीज 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 यू ब्रेक। इजराइलीज यू कोऑर्डिनेट विद द रशियंस एंड ब्रेक आईसिस। नो नो हम भी आते हैं, वी विल ऑल्सो ब्रेक इट। सो दे बिकेम पार्ट ऑफ द गेम कि नहीं यार ये थोड़ा खिंच गया है, लेट्स काइंड ऑफ ब्रिंग इट बैक। बट वो जो अंदर की एक गंदी वैल्यू है ना, वो तो बाहर निकली वैक्सीन के टाइम पे। दैट वाज एवरीथिंग, यू नो, ठीक दैट है। वाज रेसिज्म, सब कुछ जितने इजम्स हैं सारे मिला दो उसके अंदर, आप सारे खिचड़ी बना के दे जस्ट गिव इट टू द वर्ल्ड। क्रिश्चियनिज्म, एवरीथिंग। बैठा है ना सर ऊपर वाला। जो दुनिया में सबसे खराब वैक्सीन थी, पहली थी चाइनीज और दूसरी थी इनकी। चाइनीज क्यों सबसे खराब थी? क्योंकि इनकी कॉपी पेस्ट करी थी उसने। लेट मी बी वेरी क्लियर, ठीक है। देयर आर इनफ स्टडीज टू प्रूव दैट साइनोवैक वाज अ कॉपी ऑफ फाइजर। इनफ इन मोस्ट स्टडीज आर देयर। चाइना ने हैक करा, बोला यार ये ठीक है, ओए बना जल्दी से। उन्होंने 2 महीने में वैक्सीन खड़ी कर दी। इज देयर अ वे टू मेक अ वैक्सीन इन 2 months? आई डिडंट नो दैट सर। वहाँ पर तो दिसंबर में पेंडेमिक हुआ था, अप्रैल मई में तो बोल रहे थे भाई हमारा वैक्सीन इज रेडी, क्योंकि इन्होंने हैक वैक करा था इधर उधर से, और पहले ही कर रहे थे ये लोग रिसर्च। तो दैट वॉज वन ब्रेकिंग पॉइंट। दैट ऑल्सो पीपल सेड चल ठीक है यार तुम लोग जो कर लो, हमको भारत से मिल गई कोई बात नहीं, देख लेंगे। हमको भारत से मिल गई, इसने दे दिया उसने दे दिया, चाइना ने दे दिया, मर नहीं रहा यार बट साइड इफेक्ट तो हो रहे हैं कम से कम, ठीक कोई बात नहीं, ओके फाइन लेट इट बी। व्हाट पिस्ड पीपल ऑफ इन द होल गेम, रशिया ने आपने अटैक करा यूक्रेन पे, वो भी आपने उंगली करी उसको बार बार से, आप करी जा रहे हो उसको, भाई नहीं ये वो। 17 दिसंबर को 2021 को रशिया ने बड़ा क्लियरली बोला देखो भाई ऐसा है, ये जो तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो ना, स्टॉप दिस, हियर इज अ न्यू सिक्योरिटीज फ्रेमवर्क फॉर यूरोप, आ जाओ बात करते हैं। बाइडन मिला उसे, नहीं नहीं वी विल टॉक, वी विल दिस, वी विल दैट, एंड में कुछ नहीं। एंड यू ड्रू हिम इनटू अ वॉर, ठीक है समझ में आता है, यू ड्रू पीपल इनटू वॉर, दैट्स फाइन ओके। उसको मैं डोर स्टेप पॉलिसी बोलता हूँ, जो भी बड़ी पार है ना उसके दरवाजे के बाहर एक जगह आग लगा दो। आपका घर है, घर के गेट के बाहर एक आग लगा दो, आप बाहर निकल पाओगे उसके बाद? विल नॉट बी एबल टू कम आउट। सो जो आज पाकिस्तान अभी थोड़ा डिवैल्यू हो रहा है ना, दूसरी तरफ देखिए बांग्लादेश में, व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? लाइट अ फायर देयर, ताकि यार पाकिस्तान तो आप खेल लिए कोई बात नहीं, नाउ इट इज हालत खराब ही है उसकी, लेट मी लाइट अनदर फायर क्लोज टू यू। दिस इज ऑल द अमेरिकन्स, दिस इज ऑल दैट डीप स्टेट डूइंग कि भाई इनके घर के बाहर लगाओ ताकि ये बाहर ना निकल पाए, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो हमको तोड़ देंगे ये लोग। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज दे नो देयर वैल्यूज आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। आपने क्या करा, रशिया को बोला भाई तेरे $300 बिलियन है वो मेरे, भाग जाए यहाँ से, मैं नहीं दे रहा तेरे को। तेरे 4 ओलिगार्क हैं, ऑल 4 सैंक्शन, उसके क्या वहाँ पर बोट पड़ी है, उठा लो सारे को, उठाओ उसको, सारी बोटें उठा लो उनकी। जैसे मुंबई में वो एक टाइम पे डॉन करते थे ना, ये वही काम करने शुरू करे। दैट ब्रोक द बैक ऑफ पीपल एंड सेड ना आ। वो भी अंदर से होता था, लोग चुप रहे, नहीं यार अब कैसे बोलूं। फिर एक आया थोड़ा बावले से, हमारे जो लीडर्स हैं, उन्होंने बोला यार तुम बाढ़ में जाओ यार, हमको तो रशिया से तेल लेना, हम लेंगे, जो करना कर लो तुम। पिक्चर इट लाइक दैट। आप सर हमारे बोलने से पहले दुनिया में एक कंट्री ने कुछ नहीं बोला था किसी भी को, वेस्ट को। आप देख लीजिए, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, it was S. Jaishankar who came out and said, Europe's problems are not the world's problems. He said that very clearly. Europe thinks that the world's problem are not its problems. When we were having trouble, they said, do more trade. Do more trade, talk, resolve it. No sanctions. No, you can't do this. And Europe thinks that its problems are the global problems. We were the first people who came and said, stop this nonsense. We've had just about enough. आपकी ये बकवास से हमारा हो गया खत्म। अब आपने बताया ना 3-4 भाग जो डीप स्टेट के हैं, एक है ऑयल है, एक है फार्मा है, एक है एजुकेशन है, ये सब आपने बताया, डीप टेक है। आपने एक एक करके इनको हिट करना शुरू करा है। नाउ लुक एट इट वेरी क्लियरली। ऑयल
तोड़ दिया आपने वो, यू टुक ऑफ यू आइज, मैं जहाँ मर्जी से लूँ यार। ऊपर से आप रशिया से डिपेंडेंट होके उनको उंगली दिखा रहे थे, रशिया ने आपको थोड़ी सी अपनी जेब में से हाथ बाहर निकाला, अच्छा उसको भी आपने उंगली दिखा दी वहाँ पर आगे, वो नहीं हुई गलती, सॉरी। और उन्हीं का तेल खरीद के आप यूरोप को फिनिश यूरोप को बेच रहे थे। इसको बोलते हैं हुक मारना। पंजाब में वो पुराने ज़माने में ना हुक लगा देते थे लाइट के ऊपर, उसके नीचे दुकान चल रही होती थी, हुक मारा आपने हर जगह पे। यू क्रिएटेड अ लेवरेज। लेवरेज का क्या मतलब है कि आप नहीं दोगे, मैं दूसरे ले लेता हूँ। और आप ऐसे आदमी से लोगे जिसको आप पसंद नहीं करते हो, यू पर्पसफुली डूइंग दैट। आपने बोला रशिया से नहीं, मैं वेनेजुएला से ले लेता हूँ। नो, रशियंस हेट द वेनेजुएलन्स। व्हाई? रशिया और वेनेजुएला का जो तेल है ना सर, इट इज स्वीट, सेम है दोनों एक ही रिफाइनरी में हो जाता है, वो ठीक हो जाता है, नो प्रॉब्लम, इट कैन बी डन। बट सऊदी तेल रशियन रिफाइनमेंट में नहीं जा सकता, बिकॉज इट्स क्रूड, इट्स हार्ड। ये स्वीट तेल होते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा कार्बन इसके अंदर ज़्यादा होता है, इट्स वेरी गुड, वेरी इजी टू डिस्टिल। तो आपने वो भी गेम खेलनी शुरू करी। दूसरा देखिए सर, फार्मा लॉबी आपने तोड़ी इनकी वैक्सीन के चक्कर में। दुनिया में वहाँ पर वो गयाना का प्रेसिडेंट बोलता है देयर इज ओनली वन यूनाइटेड नेशंस एंड दैट इज भारत। हैं अब भाई ये क्या हुआ यार? देयर इज ओनली वन सुपर पावर, दैट इज भारत। कौन? बहामास का फॉरेन मिनिस्टर 90 किलोमीटर बैठा है दूर अमेरिका से। अमेरिका बोलता है तू कौन है भाई, ये कहाँ से आया बाहर? सीधे यू स्टार्टेड डिगिंग इनटू दैट। एंड मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ अक्सर, अगर ये रशिया के साथ उल्टे काम ना करते, आप भी ये सब नहीं करना था आपने। और मैं तभी बोलता हूँ यूएस को सैंक्शन करो यार, प्लीज करो। बट देयर मिलिट्री हैज बीन एक्सपोज्ड। दूसरा, तीसरा, मिलिटरीली आपने बोला साहब हाई टेक कैन विन एवरीथिंग। आई विल नॉट मेक आर्टिलरी राउंड जो 100 रुपये का बनता है, मैं बनाऊंगा 1.5 लाख रुपए का एक आर्टिलरी राउंड जो ऐसा मतलब बोले ना उसकी नाक की कोने के ऊपर आके ऐसे करके टच करके वो एक्सप्लोड करेगा। रशियन ने बोला यार ठीक है, मेरे को नाक में मारना ना, कहीं मुंह पे मार लूँगा, कोई बात नहीं, ठीक है, बट थोड़ा सस्ता होगा, वो 1 लाख का नहीं होगा, 1000 रुपये का, 100 रुपये का होगा, ठीक है। मिलिट्री कहाँ एक्सपोज हुई? क्योंकि वहाँ पर वो 20,000 राउंड मार रहा था दिन के, यहाँ पर वो 2,000 नहीं मार पा रहे थे। तो वर्ल्ड सॉ एंड सेड यार तुम तो बड़े चमकी चमकी जहाज उड़ाते हो, बोलते हो रशियन इक्विपमेंट इज यूजलेस, इनको कुछ करना नहीं आता, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? वो जब रॉकेट मारना शुरू करता है, भैंस क्या तुम्हारा कोई सिस्टम नहीं काम में आता यार उसके बाद, ये व्हाट इज दिस नॉनसेंस? एंड ये नहीं है कि रशियन ने भी हिट नहीं लिए हैं, S-400 भी फेल हुआ है वहाँ पर, होता है, सिस्टम है, नॉट एवरीथिंग इज नॉट इम्प्रेग्नेबल। S-400 का मतलब ये नहीं कि आप उसके बाद चश्मा लगा के आंख बंद करके सो जाओ धूप के नीचे, ऐसा नहीं होता। You will have incidents, but the relativity of incidents are much lesser. The Russians were able to show कि भाई हमारा equipment करता है काम, it works. Sir, there is a reason Indian Air Force still buys Russian stuff. एक reason है, अभी भी आप 12-15 सुखोइस के अभी दोबारा ऑर्डर करा आपने। मैंने तो देखे हैं सर अमेरिकन पायलट्स, FOB बोलते हैं ना, फॉरेन ऑब्जेक्ट्स ऑन द रनवे। तो अमेरिका जब फ्लाई करता है ना, तो उनकी पूरी टीम जाती है, पूरा रनवे जाते हैं, वो छोटे छोटे पत्थर कंकर उठा के जेब में डाल देते हैं कि यार कोई इंजन में ना चले जाए, वो डैमेज करेगा जहाज को। अच्छा, सुखोई 30 तो कच्चे रनवे में उतर जाता है, कच्चे रनवे में चढ़ जाता है, कोई टेंशन ही नहीं है उसको, और कोई कुछ नहीं होता उसको, नॉट वन स्क्रैच एनीवे, नथिंग, स्टार्ट करो गॉन। अमेरिकन में को जहाज बड़ा MiG-21 को जितनी मर्जी गालियां दे दो सर, 70 साल से उड़ रहा वो, 1947 में पहली फ्लाइट हुई थी उसकी। कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो चलती है इतना टाइम? इट इज रफ, इट इज रगड, इट वर्क्स। आपके जितने M1 एब्रम टैंक्स वर्सेस T-90 दिखता खराब है, नट ढीले होते हैं, उसके गड़गड़ गड़गड़ आवाज करता है, लेकिन जब वो गोली मारता ना, सब भाग जाते हैं वहां से। ही इज एबल टू टेक हिट्स, ही इज एबल टू गिव हिट्स। तो मिलिट्री को तोड़ दिया। ये हुआ यूक्रेन में। अब गड़बड़ क्या हुई, इजराइल किसी को प्लान नहीं था। 4 एस्पेक्ट टूटे। इजराइल ने क्या तोड़ दिया सर? इजराइल ने इनकी एकेडमिक्स तोड़ दी पूरी, इनकी सोसाइटी अंदर से जो रॉट था ना सोसाइटी के अंदर, एक्सपोज कर दिया, वो एक्सपोज कर दिया। मैं तभी इजराइल को सपोर्ट करता हूं सर कि साहब फाइट,
बिकॉज आप जितना लड़ोगे ये उतने लेफ्ट विंगर, ये जितने भी ये जो डीप स्टेट पूरा एक्सपोज होएगा। डीप स्टेट फिर भी रहेगा बट वो चेंज होएगा। कर दिया ना, आप देखिए सब बोल रहे हैं कि अब ESG का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, और सारे के सारे DEI जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो बंद कर दो। एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स वी मस्ट अंडरस्टैंड इन दिस गेम इज, शुरू में मैंने बताया, आपने पूछा था कि वॉर क्यों हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इस टाइम पे सर देयर आर 55 वॉर्स ऑन हैपनिंग इन द वर्ल्ड। दीज आर मोर देन, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ज़्यादा जंगे हैं। 55 आर हैपनिंग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो क्या वर्ल्ड ऑर्डर दोबारा चेंज हो रहा है? जी, क्योंकि जो एक पिवट था दुनिया का, अगर आप एक ग्लोब देखिए, पुराने ज़माने में ट्रेड कहाँ होता था? भारत, इंडियन ओशन, एवरीबडी यूज्ड टू कम टू भारत। व्हाई? ट्रेड। जब वो कॉलोनियलिज्म आया, वो शिफ्ट हुआ, किधर गया वो? अफ्रीका से होते हुए वो गया आर्कटिक अटलांटिक ओशन में। क्यों? क्योंकि न्यू वर्ल्ड बना, ये हुआ वो हुआ, तो उधर पे शिफ्ट हो गया। ये भारत को तो लूट लिया था आपने सारा कुछ। उसके बाद क्या हुई? ये झगड़े झुगड़े, वॉर शॉर्स हुई। वॉर में क्या हुआ? जापान ने बोला पैसिफिक ओशन हमारा, तो इधर आ गया वो वापस पैसिफिक की तरफ, बिकॉज अटलांटिक पूरा जेब में था इनके, दोनों तरफ से कंट्रोल, नो प्रॉब्लम। तो फोकस केम बैक टू द पैसिफिक। इतने टाइम तक अमेरिका पैसिफिक 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 आइलैंड्स, पैसिफिक दिस पैसिफिक दैट, ये वो सब कुछ करते थे। नाउ बिकॉज चाइना इज कम, अब यार ये क्या हुआ? ये तो इंडो पैसिफिक हो गया वापस। अब चाइना की भी जो सो कॉल्ड चाइनीज सेंचुरी थी, दैट केम आउट टू बी हाफ अ डेकेड, 5 साल। आप देख लीजिए सर, मेरे को करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, चाइनीज की जो ग्रोथ जो चाइना था 5-7 ईयर्स मैक्स। 2012 में इनकी इकॉनमी दबे में जानी शुरू हो गई थी। बाय द टाइम शी जिनपिंग केम टू पावर, चाइना ड्रीम वाज ओवर। हाँ, उसने बहुत हाथ पैर मारे कि भाई मैं BRI कर दूं, ये कर दूं। 2000 to 2008 आई थिंक खत्म। 7 years it was barely this thing. It came back to India. तो ये जो अभी वॉर हो रही है ना सर, ये दोबारा ग्लोबल ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है, रीसेट हो रहा है, रीसेट हो रहा है। और साथ में इकोनॉमिक रीसेट भी शुरू हो गया है। इकोनॉमिक रीसेट में क्या होगा सर? लोग बोलेंगे हाँ ठीक है, we'll यूज द करंट स्ट्रक्चर, आपका ये बैंक अच्छे हैं, अच्छा काम करते हैं, 70 साल से कर रहे हैं, बट ये 4 रूल चेंज करो। नहीं करते, कोई बात नहीं, मैं दूसरा कर लेता हूँ। नहीं मैं करता हूँ। अच्छा ठीक है, टेक इट। तो उसके लिए आप ऑर्गेनाइजेशंस बनाओगे दुनिया में, ताकि जो ये डीप स्टेट को काउंटर कर सकें। वो क्या है ऑर्गेनाइजेशंस? ब्रिक्स बना लिया आपने, यहाँ पर SCO बना के बैठे हो आप, उधर पे एक और कोई ईस्ट एशियन कॉम्प्लेक्स बन के बैठा हुआ है, आसियान बन के बैठा हुआ है, और सब में आप घुसे हुए हो अंदर। वाई यू डूइंग दिस? आप उनको बोलते हो देखो साहब ऐसा है, आप या तो चाइना से लड़ लो, बिकॉज वो क्या है, वो आपको लड़ेगा, उसके बाद आपको गिराने की बात कर रहा है। मैं आपको गिराने की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ ये 4-5 चीज़ें हैं, ये ठीक नहीं है, इनको चेंज कर लो आप, एंड वी विल वर्क विद यू। तो इस टाइम पे डीप स्टेट, जिसके जो 5-6 एलिमेंट्स थे पूरी तरह से वीक हो रखे हैं, वो क्या करेगा सर? What choice does he have? पास आकर नेगोशिएट करेगा। एंड ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने पहले जब हमारी पहली बारी बात हुई थी सर, आई हैड सेड दिस कि ये आपके पास आएगा, ही डजंट हैव एनी चॉइस। इसीलिए ब्लैक रॉक आ गया है, वैनगार्ड आने वाला है। आ गया वैनगार्ड का, आ गया ऑलरेडी, ही शट ऑफ ऑलरेडी। चाइना में बोल दिया भाई नी हाओ बाय बाय, नी हाओ इज हेलो, बट आई डोंट नो व्हाट दे कॉल बाय बाय। निकल गया वो। ब्लैक रॉक को मैक्सिमम उसने अपना धंधा बंद कर दिया है, ठीक है, तो और हमारे ओमिडियार ने भी अपना धंधा बंद कर दिया है। सो जो पुराने डीप स्टेट के एलिमेंट्स हैं सर, कहीं ना कहीं वो रोल बैक होना शुरू होंगे धीरे धीरे करके। क्या क्या एलिमेंट्स है दुनिया में कंट्रोल करते थे? नेटो, क्या हालत है उसकी आपको पता है, आपस में लड़ लेते हो। तो टर्की और ग्रीस को थोड़ा सा उस तरफ देखो, एक दूसरे को मार देंगे ठीक है। उसके बाद जर्मनी और पोलैंड एक दूसरे को मारने को तैयार हैं। पोलैंड कहता है मेरे को $3 ट्रिलियन दे, जर्मनी कहता है अच्छा ये पकड़ 3 ट्रिलियन, लेकिन तू एक काम कर 500 किलोमीटर उस तरफ चले जा क्योंकि ये सारा मेरा है किधर जाओगे आप? सेंट्रल यूरोप इज फिनिश्ड, जर्मनी स्टोरी ओवर, इंग्लैंड स्टोरी ओवर, को क्या बचा इनमें से? दे आर ऑल टर्निंग राइटिस्ट, ठीक है।
दे नॉट टर्निंग राइटिस्ट, मेलेनी ने बंद कर दिया BRI। दे आर नाउ सेइंग कि यार ये अगर हमने नहीं करा वी विल बी लेफ्ट आउट। एंड जो 5-6 कंट्रीज दुनिया में हैं जो लेफ्ट आउट कंट्रीज में आएंगी, जिसको डीप स्टेट बोल रहा है भाई साहब आपका हमारे पे वी डोंट हैव एनी यूज़, दुनिया में जो ये नया स्ट्रक्चर बन रहा है इसमें आपका कोई यूज़ नहीं है। वो कंट्रीज़ हैं चाइना कि साहब आप या वो चीप चाली सामान बनाते थे, अब वो बनाते रहो, हम आपसे लेते रहेंगे, ठीक है, ट्रेड डील चलेगी, भारत भी लेगा, जापान भी लेगा, सब लोग लेंगे, एवरीबडी विल बाय स्टफ फ्रॉम यू, थोड़ा तमीज़ से रहो। नहीं मैं नहीं लूँगा तमीज़ से, अच्छा मैं देखता हूँ तुम लोगों को, ए हमास अटैक कर वहाँ पर, ये कर वो कर, चाइना ने करा कोशिश, ठीक है, फिलीपींस मार्कोस सर परेशान करके रखा है चाइनीज़ को उसने। एक इतना सा कंट्री है, इतने बड़े कंट्री के सामने रोज खड़ा हो जाता है उसके सामने, मारो मेरे को, देखता हूँ मैं तुमको। वो करता क्या है, जर्नलिस्ट को ले जाता साथ में फोटोग्राफ कर रहे हो ठीक है, आप खड़े हुए हो वहाँ पर 2 सबमरीन लेके, एक फ्रिगेट लेके एक्सरसाइज कर रहे हो उसके साथ, तो चाइना लेफ्ट आउट। दूसरा कौन जो फटफड़ा रहा है बहुत, पाकिस्तान, वो है ही इज द आइडियल सर्वेंट, जहाँ कुछ हो मैं हाँ जी, ही डजंट हैव एनी आइडियोलॉजी। तीसरा है कतर, कहीं भी किसी भी स्ट्रक्चर में कतर का कहीं नाम है सर, नहीं है। टर्की को यार ये क्या हुआ, मेरे को तो अलग ही कर दिया इन लोगों ने। ब्लैक सी में आप ग्रीस को आगे कर रहे हो, रशिया पूरा ब्लैक सी लेके बैठा है, जो एक टाइम पे टर्की का गढ़ होता था सर। देयर इज अ रीजन वाई द अमेरिकन से पुल्ड आउट ऑफ द ब्लैक सी ना, कि तू ले ले कोई बात नहीं, क्योंकि रशिया का एक ही है वो साउथ में, और कुछ नहीं है उसके पास। उसके बाद कौन है इस तरफ, आप देख लीजिए, पाकिस्तान, चाइना, टर्की, कतर, 2 कंट्रीज और हैं जिनके पास चॉइस है, या तो बंदे बन जाओ या हम आपको खेलते हैं। उसके बाद एक है रशिया बड़ा स्मार्ट बंदा है, वो खेल जाएगा क्योंकि ही इज रिच इन रिसोर्सेज, तो उसको तोड़ नहीं सकते, लेकिन आप तोड़ने की कोशिश पूरी करी थी, तोड़ सकते नहीं, तो वो फिर लाइन पे आ जाएगा एंड ही विल, तभी वो भारत को बोलता है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। नहीं मोदी इज डैम गुड। तो सर रशिया का बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो उसको पता है कहाँ पर गेम खेलना है, वो धीरे धीरे करके अपने आप को शिफ्ट करेगा। एंड आप देख लीजिए यूक्रेन में कुछ कर नहीं रहा, क्यों नहीं कर रहा, वो पूरी आर्मी खड़ी है, 7 लाख लोग खड़े हैं, कुछ करने को राजी नहीं है। रोज बोलता है मैं 100 मीटर आगे चले जाऊँ, भाई 100 मीटर करके आ रहा है भाई, जितनी मिलिट्री लॉजिक है उसने सबको फेल कर दिया है। 100 मीटर्स बस, बिकॉज ही डजंट वांट टू, वो बोलता है यार मैं क्यों करूं, मैं तो वैसे ही जीत रहा हूं, व्हाई शुड आई डू इट, मेरी मिलिट्री बैक टू बैक ट्रेन हो रही है, टेंशन नहीं है। उसके अंदर एक प्रॉब्लम है विच इज डेमोग्राफी, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर हिम। आई डोंट नो हाउ ही विल हैंडल इट, आई डोंट थिंक ही कैन हैंडल इट, क्योंकि वो बड़ी क्लोज सोसाइटी है, जब तक वो अपनी सोसाइटी खोलेंगे नहीं तब तक वो डेमोग्राफी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। इंडियंस को बुला लो यार। हाँ नहीं आ गया ना ऑलरेडी, जैसे इसराइल बुला रहा है ऑलरेडी, 10-12 हज़ार तो जा रहे हैं हरियाणा से आई थिंक। एंड लास्ट में जो दूसरा कंट्री जिसके पास चॉइस है ईरान, कि भाई ऐसा है आप, हाँ मैं नहीं सीधा हो रहा, मैं नहीं सीधा हो रहा, बट लोग उसके चेंज हो रहे हैं नीचे से, तो पीपल आर चेंजिंग। ईरान भी एक पॉइंट पे आएगा व्हेन ही विल नॉट हैव अ चॉइस एनी मोर, अगर उसको सीधा होना है एंड ही वांट्स टू बी इन द गेम, अदरवाइज ही इज डन। फाइनली डीप स्टेट को एक चीज़ पता चली है सर, कि साहब ऐसा है, वी नीड टू बैंक ऑन अ कंट्री जिसके पास एक सिविलाइजेशनल वैल्यू। अब आप बोल सकते हो यार सिविलाइजेशनल वैल्यू तो ईरान में भी है, चाइना में भी है, चाइना में भी है, इजराइल में भी है, रशिया में भी है, भारत कहाँ से आ गया? सर एक सिविलाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है ना, वैल्यू हर किसी के पास होती है, स्ट्रक्चर सिर्फ भारत में है। ईरान का स्ट्रक्चर वीक था तभी टूट गया था, रशिया का स्ट्रक्चर वीक था तभी कम्युनिस्ट ने ले लिया था, चाइना का स्ट्रक्चर वीक था तभी सीसीपी ने तोड़ रखा था। एंड चाइना में तो माओ ज़ेडोंग तो शुरू खुले में बोलता था द ओल्ड 4 गॉन एंड द न्यू 4 इन, मतलब जितना पुराना हो सब फेंको उसको बाहर। आप एक ही कंट्री हो हु एम्ब्रेसेस योर हिस्ट्री, गुड बैड और अगली, यू से ये हमारी हिस्ट्री है। मुगलों ने और जो इन्वेडर्स थे, स्पाइट ऑफ द बेस्ट अटेम्प्ट्स ऑफ द नेहरूवियन ऑर्डर, ठीक है, आप फिर भी बोलते हो हमारे साथ ये हुआ,
हमारे साथ ये हुआ। मेरे दिमाग में हमेशा एक वो जो सेइंग है ना सर, वो जो गजनी में वो जो लिखी हुई है टार के ऊपर, यू नो, क्या नीलामे 2 दिनार दुख्तारे हिंदुस्तान। दुख्तारे हिंदुस्तान नीलामे 2 दिनार। ठीक है, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप बोलते हो ये हमारी हिस्ट्री है, ये हमारी जगह है, वी एम्ब्रेस एवरीथिंग, बैड थिंग्स हैपन टू अस बट इट इज स्टिल अस। दिस वैल्यू दिस गाइज आर सेइंग यार ये बहुत डीप है भाई, इसको नहीं तोड़ सकते हम लोग। 1400 साल से ये लोग तोड़ रहे हैं और अब तो ऐसे राइज हो रहे हैं, हाउ डू वी स्टॉप देम? सो जो पुराना स्ट्रक्चर है वो फटफड़ाएगा, वो आपको तंग करेगा, टेररिज्म यूज करेगा, पन्नू नुन्नू मुन्नू चुन्नू सबको यूज करेगा वो, ताकि आपको नीचे कर सकें। और जो नया स्ट्रक्चर है वो बोलेगा सर डोंट वरी, आई एम देयर विद यू, वी विल डू, कुछ नहीं होगा आपको। और जो आप बोल रहे हो ना जयशंकर साहब, मोदी साहब, इन लोगों को ये समझ में आ चुका है। दैट्स वाई दे नो कहाँ पर एक्सीलेटर को दबाना है, कहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देनी है। फॉर एग्जाम्पल कनाडा को तो सब तलवार निकाल के बैठे हुए थे, गर्दन काट देंगे तेरी, तू बोल। मैं ट्रूडो वहाँ बोलता था, यहाँ से शुरू हो जाते थे। यहाँ अमेरिका के साथ थोड़ा सा लाइट पेडलिंग कर रहे हो आप, क्यों? यू नो बैलेंस स्टफ आउट। रशिया भी अब वेरी गुड, ये वो पुतिन वांटेड टू कम इन, नहीं आप इस साल नहीं, नेक्स्ट ईयर आओ। मैं एक काम, जयशंकर यू गो एंड मीट हिम, आज गए हुए हैं वो रशिया मिलने, नहीं तो दिसंबर में पुतिन आते हैं, इस बार ही नहीं आए, इस बार ही आप गए नहीं, आप डोंट वरी, वील कम देयर एंड मीट। तो आप एक जो रियल पॉलिटिक होती है उसमें गड़बड़ आप भी करते हो, गलतियां आप भी करते हो, ऐसी बात नहीं है। मॉलडीव्स इज अ बिग मिस्टेक एंड म्यांमार इज अ बिग मिस्टेक। मॉलडीव्स में हमको रिएक्शन पहले करना चाहिए था, ठीक है, बट आपके अंदर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है वो कि भाई ज्योग्राफी को आप चेंज नहीं कर सकते। रॉबर्ट कैप्लन की किताब है जो मैं बार बार कोट करता हूँ सर, द रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी। मॉलडीव्स आज से 10 साल के लिए दूर हो सकता है, फिर रोता हुआ वापस आएगा। नेपाल आपके 5 साल दूर हो सकता है, फिर रोता हुआ वापस आएगा वो। दे कैन नॉट गो अवे फ्रॉम यू बिकॉज द पावर सेंटर, द सेंटर ऑफ एवरीथिंग इज हियर। एंड जो डीप स्टेट है उसको रीबैलेंसिंग करने की ज़रूरत है। और आप देख रहे हो नए नए प्लेयर्स बाहर निकल रहे हैं। कौन? इलॉन मस्क, यस, अंबानी, अडानी, and many other people around the world who are coming out and saying, "Yeah, enough." Even the BlackRock, Vanguard guys are saying, "Enough, stop this." ESG, हाँ रिपोर्ट बना के दे दो वहाँ पर, ठीक है। So there is a change and the deep state is changing itself, क्योंकि वो जो अरिस्टोक्रेसी थी वो भी खत्म हो रही है सर। वो इतने क्या है ना, अरिस्टोक्रेसी जो बोलते हैं ना, 3rd generation ruins the business, करेक्ट? फर्स्ट जनरेशन बनाती है, सेकेंड जनरेशन खेलती है, थर्ड जनरेशन थ्रोज इट आउट। इनकी चली है फिर भी 8-10 जनरेशन इट इज लास्टेड, बट नाउ इट्स टाइम। और इनको वो ब्लड लाइन भी मिक्स हो गई है बीच में, डायना आ गई बीच में ये वो यू नो लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड हियर एंड देयर, ब्लड लाइन्स हैव गॉट मिक्स्ड। ब्रिटिश रॉयल फैमिली में तो बोलते हैं ये डायना की वजह से जो हैरी भागा है ना, ये उसकी वजह से गंदा खून गया था। They say this very openly. The old, crazy people, they say this. So everything has got mixed. And now कहीं ना कहीं realization आ रही है कि साहब ये नहीं चलेगा। मेरे हिसाब से जो बाइडेन was the last of that bastion of dictators. अगर USA इस बारी free and fair election नहीं करेगा, the deep state is done. नहीं तो 2-3 साल और चलेगा इनका ड्रामा and it will die off. द पॉइंट इज द इलेक्शंस। अगर ये ढंग से पीसफुली हो जाते हैं, वेयर ऑल अमेरिकन से ओके एवरीथिंग इज फाइन, क्योंकि सर अमेरिका में अंदर कुछ गड़बड़ होगी ना, दुनिया में पूरी गड़बड़ हो जाएगी फिर, बिकॉज द इंटायर कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड विल जस्ट ब्रेक। एंड लॉट ऑफ पीपल से अमेरिका तोड़ देते हैं, भाग ना, डोंट बी दैट स्टूपिड बिकॉज देखिए एक जो स्ट्रक्चर उन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ उससे हमको भी फायदा हो रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। आज हमारी ग्रोथ जो 7-8% की ग्रोथ है इज बिकॉज ऑफ द अमेरिकन स्ट्रक्चर विच इज देयर। वी आर नॉट रेडी टू टेक ओवर द इंडियन ओशन। हाँ भाई, जब कुछ गड़बड़ होती है तो अमेरिकन शिप्स भी आते हैं इस तरफ। हम तो होते हैं बट अमेरिकन शिप्स भी आते हैं।
आज जैसे उस दिन हुतीज़ ने कुछ एक लेने की कोशिश करी, आपने गए और आप और अमेरिकन दोनों थे, उन्होंने भगाया, आपने भाग गए वहाँ से वो. वी आर नॉट रेडी एज ऑफ नाउ, द वर्ल्ड इज़ नॉट रेडी एज ऑफ नाउ. लगेंगे 5-10 साल और. इसी बिंदु पर, इसी पॉइंट पर आज की ये चर्चा बहुत ही एनग्रॉसिंग और बहुत ही विश्लेषणात्मक चर्चा, इसको अब हम यहाँ समाप्त करते हैं. आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आदि को बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.